Hello everyone and welcome to these special lectures on Goods and Service Tax, Introduction to Goods and Service Tax, which is applicable for November 2017 CA Final Examinations. अब वैसे तो ये lectures मैं YouTube पे डालूंगा जैसे मैंने वादा किया था आपसे that these lectures will be absolutely free of cost to all the students across India. तो हर कोई इसको देख सकता है, लेकिन प्लीज जो मई 18 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये नहीं है, क्योंकि उनको तो पूरा जीएसटी पढ़ने का है विच विल बी ऑफ 75 मार्क्स. तो वो डिटेल लेक्चर्स जो है फॉर मई 18, दिस इज फॉर ओनली नवंबर 17. हाँ, हालांकि मई 18 के स्टूडेंट्स जो है वो भी देख सकते हैं, बट डोंट कंसिडर दिस टू बी टोटल लेक्चर्स फॉर यू. तो मई 18 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं फुल जीएसटी जो है आईडीटी बेस्ड अपॉन जीएसटी, जिसमें 75 मार्क्स का जीएसटी रहेगा. अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ 10 मार्क्स के लिए है, इंट्रोडक्शन. और मई 18 के लिए 75 मार्क्स का जीएसटी रहेगा और 25 मार्क्स का कस्टम्स रहेगा. तो इसके जो लेक्चर्स हैं वो मेरे आपको मिल जाएंगे by the end of September 2017. तो जो मई 18 के स्टूडेंट्स हैं वो सितंबर तक रुके और फिर मेरे लेक्चर्स आ जाएंगे तो वो पूरा स्टडी कर सकते हैं. बहुत सारा कंफ्यूजन है पूरे इंडिया में स्टूडेंट्स के बीच में कि क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए क्लैरिफाई करते रहना पड़ता है. सो क्लैरिफिकेशन डन. नाउ लेट्स गेट टू द बिजनेस. लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब और एक चीज के बिफोर वी गो हेड, नहीं तो वो भी कई सारे स्टूडेंट्स फिर सवाल पूछते हैं, तो पहले बता दूं कि ये जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूं इसका पीडीएफ, ये जो पीडीएफ जिसे मैं पढ़ाऊंगा भी, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम माय वेबसाइट, that is www.fhcfarukhakclasses online. So fhconline.in. तो साइट पे जाइए, वहां एक डाउनलोड सेक्शन आपको दिखेगा. फर्स्ट यूल हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ ऑन द साइट, पासवर्ड डाल के मेंबर बन जाइए और फिर एफएचसी ऑनलाइन जो डाउनलोड सेक्शन है उसमें जाके आपको पीडीएफ दिखेगा. उसमें डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग है, लॉ के भी है. तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो सेक्शन है उसमें जाकर आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, तो विच यू कैन डाउनलोड एंड देन यू कैन प्रिंट इफ यू नीड. तो शुरू करें. वेरी गुड. वाई एफएचसी उसमें एक दिया है जैसे फारूका क्लासेस से आप लेक्चर्स क्यों ले, तो वो पीडीएफ में आप पढ़ सकते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद इंडेक्स है, इंडेक्स सारे टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं, तो वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा. पूरा इंडेक्स है, यहाँ मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं है. और फास्ट ट्रैक जो हमारे लेक्चर्स होते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है दैट यू कैन गो थ्रू. नवंबर वाले जो खास स्टूडेंट्स हैं वो फास्ट ट्रैक भी ले सकते हैं अभी, और फुल बैच भी ले सकते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट टैक्स दोनों मैं पढ़ाता हूँ. और फास्ट ट्रैक जो है वो बहुत काम की चीज़ होती है. इफ़ यू हैव लेस टाइम एंड स्टिल यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स विथ ऑल द लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, देन यू कैन गो फॉर द फास्ट ट्रैक बैचेस. वो सारी इंफॉर्मेशन आपको साइट पे मिल जाएंगी. आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम हियर. सो लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस. शुरू करते हैं हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स. अब सबसे पहले थोड़े बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या है, ये सब बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा समझा दूं. इसमें खास कुछ समझाने का नहीं रहता, यू हैव टू जस्ट रीड. और कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं समझाते जाता हूं. ओके, सो लेट्स सी. अब कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मतलब ये है, वैसे तो आईपीसीसी में आप लोगों ने पढ़ा है फाइनल माने के पहले, तो लॉस कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, वो सब मैंने पढ़ाया था. अगर आपने मेरे से नहीं पढ़ा, किसी और से पढ़ा होगा तो उन्होंने भी आपको बताया होगा. एवरी टीचर टीचेस दीज पॉइंट्स कि हाउ द लॉज आर मेड.
कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल द लॉज इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर होता है या तो यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या फिर स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, टू मेक लॉज। इसमें बहुत सारे लॉज आते हैं, इंक्लूडिंग टैक्सेशन लॉज। तो टैक्स कोई अकेला सब्जेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट के तो बहुत सारे काम होते हैं। तो गवर्नमेंट के जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में लिखे हैं, राइट। और उसका आर्टिकल 265 है जो सबसे पहले मैंने दिया है, देखो आप। आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट नो टैक्स shall be levied or collected except by the authority of law। लॉ की अथॉरिटी के बिना गवर्नमेंट हमसे कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। एंड शेड्यूल 7 फिर ये पावर देता है, तो वो क्या करता है कि 3 हिस्सों में पावर्स को डिवाइड किए गए हैं। टैक्स लगाने के नहीं, सिर्फ बहुत सारे पावर्स हैं जिसमें टैक्स लगाने के भी पावर्स हैं, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जिसमें यूनियन लिस्ट यानी लिस्ट नंबर 1 कहते हैं हम इसको, फिर स्टेट लिस्ट यानी लिस्ट नंबर 2 कहते हैं, एंड कॉन्करेंट लिस्ट नंबर 3 रोमन में लिखा जाता है 1 2 3। तो यूनियन लिस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स, उसको यूनियन लिस्ट इसीलिए कहा जाता है। सेकेंड जो है वो स्टेट लिस्ट है, ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स है। और 3 जो है वो कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब है दोनों के पावर्स है, यानी यहां जो लिखा है थर्ड लिस्ट में, ये एक्टिविटीज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों कर सकते हैं। दे कैन हैव साइमल्टेनियस लॉज फॉर दीज थिंग्स। फिर उसमें नीचे में टैक्सेशन लगाने के जो पावर्स है वो ब्रीफ में दिए हैं, इसको रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस है। जैसे यूनियन लिस्ट में कौन से टैक्सेस लगाने के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो उसमें देखो एंट्री नंबर 83, दीज आर कॉल्ड एज एंट्री नंबर्स ऑफ पार्ट 1 यानी कि यूनियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7। कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती है, जो अभी भी लगेंगी, जीएसटी के बाद भी ये कंटिन्यू रहेंगी, याद रखना। कस्टम्स जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो लगता है कस्टम्स ड्यूटी, वो जीएसटी में कंबाइन यानी कंज्यूम नहीं हुआ है, तो वो अलग से रहेगा। इसके लिए फाइनल में जो मे 18 वाले बच्चे हैं उनको कस्टम्स भी पढ़ना है। 25 मार्क्स का आपका कस्टम रहेगा और 75 मार्क्स का जीएसटी। फिर ड्यूटी ऑफ एक्साइज, तो एक्साइज अब इसमें आ जाएगा जीएसटी में, तो ये पुराने पावर्स है। एंट्री नंबर 84 ड्यूटी ऑफ एक्साइज। देन सर्विस 92C सर्विस टैक्स लगाने का पावर, एंड एनी अदर मैटर नॉट एन्यूमरेटेड इन लिस्ट 2 and 3। 97 इसको रेसिडुअल एंट्री कहते थे। रेसिडुअल का मतलब है कि जो पावर स्टेट के पास 2 में भी नहीं है और 3 में भी नहीं है, कॉन्करेंट में भी नहीं है, यानी ऐसा कोई चीज जो स्टेट और कॉन्करेंट में नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज दैट पावर। तो अपन कहते हैं ना कि ये आर्टिकल 265 जो कह रहा था कि बिना अथॉरिटी के कोई टैक्स लगाया नहीं जा सकता, ये एक्चुअली बकवास है। क्योंकि ये देखो रेसिडुअल पावर है, यानी जो स्पेसिफिकली कोई भी गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, कॉन्करेंट में भी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और सच्ची बात बताऊं, यानी फैक्चुअल, तो सर्विस टैक्स जो लगा था 94 में, उस वक्त ये एंट्री नहीं थी, 92C नहीं था उस वक्त। तो गवर्नमेंट ने 1994 में जब सर्विस टैक्स इंपोज किया था, वो इसी एंट्री के अंदर किया था, एंट्री नंबर 97 के अंदर पावर लेकर के इंपोज किया गया था। वो तो बाद में फिर काफी समय बाद, 10-12 साल बाद 92C बनाया गया अमेंडमेंट के थ्रू।
चलो आगे चलते, थोड़ी बहुत हिस्ट्री में आपको बताते जाऊंगा, इंटरेस्टिंग लगता है उससे। फिर स्टेट लिस्ट, देखो मैं फिर से कह रहा हूं ये रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट रेफरेंस के लिए है। आगे इसका काम आएगा जब हम देखेंगे कि कौन से टैक्सेस इसमें से जीएसटी के अंदर कंबाइन हो गए हैं, सबस्यूम हो गए हैं। सबस्यूम एक वर्ड आएगा, सबस्यूम यानी कि सबस्यूम्ड, इकट्ठा कर लेना, एग्रीगेट कर लेना, यानी ये सब अलग अलग थे उसको एक बना देना, एग्री करके, यानी सब मिला के समेशन इनटू वन, तो दैट इज कॉल्ड एज सबस्यूम। तो इसमें से कुछ टैक्सेस सबस्यूम होंगे जीएसटी के अंदर और कुछ कुछ नहीं भी होंगे। तो जो नहीं होंगे वो अभी भी जीएसटी के बाद भी अलग से लगते रहेंगे। तो ये सारे टैक्सेस है, आई विल नॉट गो टू इट, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस। फिर आगे चलते हैं, जब सबस्यूम का पॉइंट आएगा उसमें मैं कवर कर लूंगा इसको, ओके। फिर कुछ और आर्टिकल्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो भी अपन देख लेते हैं। ये सब जनरल नॉलेज के लिए बहुत काम की चीज है, एक आध क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में। अब देखो ये भी सवाल आता है कि 10 मार्क में पूछेंगे क्या, है ना, ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा। तो इसमें मेरे हिसाब से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो 10 मार्क का, और ये कंपलसरी क्वेश्चन में आने वाला है ना, उतना तो आपको मालूम है, मेरे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंस्टीट्यूट ने क्या कहा है, 10 मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जो कंपलसरी है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 20 मार्क्स का होता है, तो उसमें 10 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएसटी के ऊपर। सो यू कैन नॉट अवॉइड इट, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी आपको समझ में आएगा। ये 2-4 घंटे की जो क्लास है मेरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो उसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे, व्हाट आई एक्सपेक्ट, एक आध 3-4 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा, हालांकि प्रैक्टिकल पूछने लायक कुछ खास है नहीं, और बाकी सब इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। ये बात अच्छे से सुन लो आप, इंटरप्रिटेशन, क्योंकि जो टॉपिक्स अभी उन्होंने कवर किए हैं, मेनली सप्लाई एंड इंट्रास्टेट इंटरस्टेट सेल्स, अभी नहीं समझ में आ रहा तो जाने दो, अभी आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं ये सब इंटरप्रिटेशन वाले पॉइंट्स, तो वहां पर फैक्ट्स दिए जाएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, अब आप बताओ कि ये इस पे जीएसटी लगेगा कि नहीं, कौन सा जीएसटी लगेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, आईजीएसटी, ये सब बातें अपन अभी पढ़ेंगे पूरा, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी का यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी, 4 है। तो कौन सा लगेगा, तो वो सब क्वेश्चंस आएंगे, इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन। अभी बस इतना समझ लो, बाकी मेरी बात नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, अगले 4 घंटे में सब आ जाएगा। बट रिमेंबर दीज पॉइंट्स, इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो वो क्या होता है कि फैक्ट्स दे देंगे आपको कि ऐसा एक एसएससी है, एल लिमिटेड, जेड लिमिटेड, पी लिमिटेड, उसने ऐसा ऐसा किया है, अब आप बताओ कि इसको कौन सी लाइबिलिटी आएगी। तो ये चीज आप ध्यान दो कि ये पूरा पढ़ने का जो आपका तरीका होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका तो वही है, इंटरप्रिटेशन बेस्ड ही रहता है, लेकिन आपका पढ़ने का जो तरीका होगा वो भी ऐसा ही होना चाहिए। सो डोंट गो आफ्टर रटोफिकेशन, रटने का नहीं है। आजकल बहुत सारे टीचर्स आ गए, ये पढ़ा पढ़ा के रटा देते, बोले हम आपको सब रटा देंगे। अरे रटने से कुछ नहीं होगा। रटने से देखो क्या होता है कि अगर क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं, व्हाट इज दिस, जिसने रट्टा मारा वो लिख देगा, लेकिन सीए फाइनल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चन कैसे आएंगे, फैक्ट्स दिए रहेंगे, एक्स लिमिटेड ने ऐसा ऐसा किया है, जेड लिमिटेड का ये सिचुएशन है, वाई लिमिटेड का कोई और सिचुएशन है। सो दे गिव सिचुएशंस इन द एग्जाम एंड देन दे आस्क अ क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन होता है ना, इसको इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन कहते हैं। शायद आपको नहीं मालूम होगा, इसलिए 2 मिनट में बता दूं इंटरप्रिटेशन। तो ये इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन क्या होता है कि पहले तो आपको लॉ पढ़ा होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ पढ़ने से और याद रखने से काम नहीं चलेगा। उसका इंटरप्रिटेशन यानी वो लॉ क्या कहता है वो समझ में आना चाहिए।
अगर वो मिसिंग है तो ये स्टाइल के जो क्वेश्चंस है इंटरप्रेट, पूरा फाइनल डीटी आईडीटी आप दोनों उठा लो, इवन लॉ इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस आते हैं। तो जो लोग लॉ सिर्फ पढ़ पढ़ के चले जाते हैं वो सब बहुत तकलीफ में रहते हैं, एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, फिर कहते हैं सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, क्या क्या हो गया, एग्जाम बहुत टफ आ गया। अरे नहीं, एग्जाम बहुत सिंपल होता है, सी फाइनल सच्ची। ओनली थिंग इज इफ यू हैव लर्न प्रॉपरली इट इज अ केक वॉक। तो यही मैं आपको ये 2 मिनट इसीलिए ले रहा हूं कि मैं सही तरीका पहले आपको बता दूं, फिर आप ये तरीके से करोगे तो बहुत सिंपल होगा, 10 मार्क आपके जेब में, और नहीं करोगे तो फिर ऊपर वाले के भरोसे। सो इंटरप्रिटेशन सीखना है जो मैं आपको सिखाऊंगा ऑफ कोर्स ये पूरे लेक्चर्स के अंदर, और उसी तरह से आप पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में एप्लीकेशन पूछेगा। एप्लीकेशन, लॉ तो पढ़ लिया तुमने बच्चे, अब इसको अप्लाई करो ये फैक्ट्स के ऊपर और आंसर दो। सो दिस इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन बेस्ड स्टडी। ये आपको करना है। वैसे बहुत सारे लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पर डाले हुए हैं, हाउ टू स्कोर 75 मार्क्स इन डीटी, देखा होगा आप लोगों ने ना, नहीं देखा तो देखो। तो सब में मैंने आपको डिटेल में बताया है, वहाँ 3-3 घंटे के लेक्चर्स है, हाउ टू स्कोर 75 मार्क्स, वो तो आपने देखना ही चाहिए, हर स्टूडेंट ने देखना चाहिए, सीए फाइनल के, इवन आईपीसीसी वाले, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल में मैंने बताया है कि किस तरह से एग्जाम में लिखना है, हर एक पॉइंट उसमें दिया है। खैर चलो अभी वो तो 3 घंटे नहीं, तो मैं यहाँ 3 घंटे लगा दूंगा उसी के ऊपर। लेट्स मूव अहेड। दिमाग में रजिस्टर हो गया, इंटरप्रिटेशन सीखने का है, वेरी गुड। तो एक आध क्वेश्चन ये जो आर्टिकल्स दिए हैं यहाँ उस पे भी शायद आ सकता है। सो लेट्स सी 246 क्या कहता है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 2 एंड 3 भी एक्चुअली अगर पढ़ोगे तो, लेकिन 3 फिर उन्होंने हटा दिया है, तो इसलिए देखो 1 2 एंड सीधा उसके बाद 4 आता है, पहले एक 3 करके हुआ करता था, वो अब नहीं है। सो डोंट कंसिडर इट एज अ मिस्टेक, नंबरिंग मिस्टेक नहीं है ये एक्चुअल सब आर्टिकल्स है 1 2 और उसके बाद आता है 4। तो देखो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन 2 पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज with respect to any of the matters enumerated in list 1 of the 7th schedule। देखा अपन ने 7th schedule का list 1 में जो पावर्स दिए हैं उसमें किसके पास राइट है लॉ बनाने का? पार्लियामेंट के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ऑब्वियसली। दूसरा कहता है कि पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू 1 द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट ऑल्सो have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in list 3 in the 7th schedule। तो देखो यहां दोनों को दिया है, पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू 1 यानी ये द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट एंड स्टेट, दोनों को पावर है। तो इसको कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, लिस्ट 3। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको कॉन्करेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों को पावर है, पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। लेकिन अगर लिस्ट 1 में है तो एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट बनाएगा। एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट कौन से केस में? लिस्ट 1, और 3 में दोनों भी बना सकते हैं, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट। और 4 में क्या लिखा है कि पार्लियामेंट हैज पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट of a territory of India not included in a state, notwithstanding that such matter is a matter enumerated in the state list, not included in a state। तो इसी को अपन कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज यानी जहां स्टेट नहीं है, उसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया है। हाँ? तो जो ऐसी पार्ट्स ऑफ इंडिया है जिसको स्टेट का दर्जा नहीं है उसको हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। तो यूनियन टेरिटरी के अंदर ये जो स्टेट लिस्ट है, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, उसमें जो पावर्स है वो कौन करेगा? फिर वहां स्टेट ही नहीं है, अभी स्टेट ही नहीं है तो कौन करेगा? तो वहां पार्लियामेंट करेगा। तो यूनियन टेरिटरी में लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। ये एक काम की चीज है, क्योंकि अभी अपन आगे चल के एक यूटीजीएसटी में आपको बताऊंगा।
यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो यूनियन टेरिटरी जीएसटी जो है वो कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, यानी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, उसका पैसा यूनियन टेरिटरी के पास जाएगा, बट लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। लेकिन स्टेट जीएसटी जो लगने वाला है ये भी अपन नीचे पढ़ेंगे, उसमें कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर्स बनाएंगे। जैसे महाराष्ट्र स्टेट में जो जीएसटी लगने वाला है उसका लॉ कौन पास करेगा? महाराष्ट्र स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगा। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 254। ये एक बार पढ़ के छोड़ देना है। ये क्या कहता है? इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट। इन स्टेट लेजिस्लेचर ने भी अगर एक लॉ बनाया है और पार्लियामेंट ने भी बनाया है, खास करके वो जो कॉन्करेंट लिस्ट वाले हैं ना, तो उसमें दोनों बनाएंगे। अब दोनों बनाएंगे तो कभी कभी दोनों में इनकंसिस्टेंसी आएगी। इनकंसिस्टेंसी यानी कॉन्ट्राडिक्शन। तो अब कॉन्ट्राडिक्शन अगर आ गया तो कौन किसके ऊपर अप्लाई होगा, यानी कौन किसको ओवरराइड करेगा, तो वो यहां दिया है। क्या बोलता है देखो, एक बार पढ़ना है। इफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर is repugnant to any provision of law made by parliament which parliament is competent to enact, is repugnant यानी is subject to, हाँ is subject to यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है लेकिन उसमें लिखता है कि ये लॉ अप्लाई होगा सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। यानी जैसे हस्बैंड होता है, हस्बैंड कहता है क्या बच्चों को, हाँ हाँ बच्चों ने पिज्जा बुलाओ, तो हस्बैंड कहता है हाँ हाँ बुलाएंगे सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ वाइफ, यानी तुम्हारी मम्मी अगर हाँ बोलेंगी तो बुलाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही रहता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया लेकिन उसमें लिखा है रिपग्नेंट टू प्रोविजन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी अगर पार्लियामेंट में भी है अप्रूवल है वहां से तो ठीक है, वरना नहीं। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या होगा देखो। एग्जाम्पल सब ऑन द स्पॉट मेरे को आते रहते हैं और ये एग्जाम्पल मालूम है आपको एग्जाम में याद आएंगे। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं पुराने जो बहुत सारे, तो वो मुझे यही कहते हैं आप बाद में आके एग्जाम के कि सर वहाँ तो हुलिया टाइट हो गई थी, सब डीटी आईडीटी पेपर के पहले सबकी हालत खराब हो जाती है। आईडीटी तो ठीक है, डीटी के पहले तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता, जीरो। दैट फीलिंग कम्स। मैं बच्चों को पहले से कह के रखता हूँ कि डरने का नहीं, चुपचाप एग्जाम में जाने का। वहां जब क्वेश्चंस देखते हैं तो उनको वो मेरे एग्जाम्पल याद आते हैं। क्यों आते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है वो वैसा ही है जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड रहेंगे, उसमें ए लिमिटेड का ऐसा हुआ, बी लिमिटेड ऐसा हुआ, वैसे देंगे ना। तो मैं पढ़ाते वक्त ऐसे ही बताता हूँ कि देखो ऐसा हो केस आया तो क्या करना। तो ये एग्जाम्पल्स तुमको वहां आते हैं याद, लिंक लग जाता है एंड देन यू आर एबल टू राइट। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आपके पढ़ने का स्टाइल ऐसा ही बनाऊं जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, एंड देन एग्जामिनेशंस विल बी अ केक वॉक फॉर यू। अच्छा चलो, तो अब देखो इसमें क्या लिखा है। रिपग्नेंट टू एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट व्हिच पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू इनैक्ट, or to any provision of existing law with respect to one or more of the matters enumerated in the concurrent list, obviously क्योंकि दोनों बना रहे हैं concurrent list ही है, then subject to provisions of clause 2, यानी ये जो अभी अपन पढ़ेंगे, law made by parliament whether passed before or after the law made by the legislature of such state or as the case may be the existing law shall prevail, and the law made by legislature of the state shall to the extent of the repugnancy be void। आ रहा है समझ? बी void यानी लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर पार्लियामेंट का जो लॉ है वो ओवरराइड करेगा, यानी पार्लियामेंट विल ओवरराइड द स्टेट लेजिस्लेचर टू दैट एक्सटेंट। टू दैट एक्सटेंट जहां तक कॉन्ट्रडिक्शन है तो उसमें पार्लियामेंट का जो लॉ है वो ओवरराइड करेगा, चाहे पार्लियामेंट ने वो लॉ स्टेट लॉ के पहले बनाया हो या बाद में बनाया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये क्यों लिखा है? क्योंकि नॉर्मल जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है उसमें ऐसा होता है कि अगर लॉ में कॉन्ट्रडिक्शन है
तो जो लेटर वाला लॉ है उसको हम प्रिवेल करते हैं पहले वाले के ऊपर, क्योंकि ये लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट शुड प्रिवेल ओवर द अर्लियर। ऐसा नॉर्मल एक रूल है जो कॉर्पोरेट लॉज में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे बोला है कि पार्लियामेंट ने जो बोला, चाहे उसे पहले बोला हो या बाद में बोला हो, दोनों ही इस सिचुएशन के अंदर पार्लियामेंट का जो लॉ है वो स्टेट लॉ के ऊपर ओवरराइड करेगा। दिस इज इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी, यानी जहां दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन है वहां। गुड। फिर 2 क्या कहता है? 2 कहता है कि द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर with respect to one of the matters enumerated in the concurrent list contains any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by parliament or an existing law, यानी कोई पुराना law with respect to that matter, then the law so made by the legislature of such state shall, if it has been reserved, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिजर्व्ड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड हैज रिसीव्ड हिज असेंट, प्रिवेल इन दैट स्टेट। ऑब्वियसली इन दैट स्टेट, क्योंकि स्टेट लॉ है तो उसी स्टेट में लगेगा। तो यहां पे क्या एडिशनल पॉइंट आ गया? प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन। तो कहने का मतलब क्या है? देखो, एप्लीकेशन सीखो। पार्लियामेंट ने एक लॉ बना के रखा है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, स्टेट ने भी बनाया, लेकिन स्टेट ने जब लॉ बनाया तो उसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट डाला। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना कुछ और था, स्टेट गवर्नमेंट ने एक कॉन्ट्राडिक्शन डाला अपने लॉ के अंदर डाला। अब अगर उसको वैसे ही पास कर देंगे तो सेंट्रल वाला इसको ओवरराइड कर देगा, ऊपर में लिखा है 1 में। तो अगर स्टेट चाहता है कि उन्होंने जो लिखा है अपने लॉ के अंदर वो पार्लियामेंट को ओवरराइड करे, सेंट्रल लॉ को ओवरराइड करे, अगर ये चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, तो उनको क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा, दे विल हैव टू मेक अ रिजर्वेशन। लॉ बनाते वक्त उसमें लिखेंगे खास कि वी रिजर्व दिस राइट टू प्रिवेल ओवर द पार्लियामेंट, और फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट अगर उसको असेंट दे दे इस रिजर्वेशन को कि वी रिजर्व द राइट टू ओवरराइड द पार्लियामेंट लॉ, और प्रेसिडेंट का अगर असेंट मिल गया उस पे, तो फिर स्टेट का जो लॉ है वो पार्लियामेंट के लॉ को ओवरराइड करेगा। लेकिन कौन से वाले? अर्लियर, अर्लियर वाला। यहां पे अर्लियर वर्ड को अंडरलाइन कर लिया जाए, यानी पार्लियामेंट का लॉ पुराना है, 1982 का लॉ है पार्लियामेंट का, 1982 का, और स्टेट गवर्नमेंट 1996 में बना रहा है, या अभी जैसे 2017 में बना रहा है, तो वो पार्लियामेंट का बहुत पुराना है। अभी स्टेट चाहता है कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस लाए जाए, न्यू सिचुएशन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, नए बिजनेस को देखते हुए, तो ला सकते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? उसमें रिजर्वेशन डालना पड़ेगा कि हमारा लॉ पार्लियामेंट के लॉ को ओवरराइड करे, और प्रेसिडेंट ने इसको असेंट देना पड़ेगा। इफ दैट हैपेंस देन स्टेट लॉ विल ओवरराइड द पार्लियामेंट लॉ। लेकिन फिर उस पर भी एक प्रोविजो है। प्रोविजो क्या कहता है? देखो, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल प्रिवेंट, नथिंग शैल प्रिवेंट, यानी कोई ताकत नहीं है जो पार्लियामेंट को रोक सके। Nothing in this clause shall prevent Parliament from enacting at any time any law with respect to the same matter, including a law adding, amending, varying, or repealing the law so made by the legislature of the state. क्या समझ में आया? कि पुराना लॉ पार्लियामेंट का था 1982 का, 2017 में स्टेट गवर्नमेंट ने एक नया लॉ बना दिया जो उसको ओवरराइड कर रहा है पार्लियामेंट को, और प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल गया, सब हो गया, ठीक है। अब ये जब हो गया तो उधर
पार्लियामेंट बैठा तो उसको समझ में हो साला स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया, अपने को ओवरराइड किया, इतनी मजाल उसकी हिम्मत। तो पार्लियामेंट फिर बैठेगा, स्टेट लेजिस्लेचर अब पास हो गया है। अब टाइमिंग देखो, पहले पार्लियामेंट का पुराना लॉ, फिर स्टेट ने नया बनाया ओवरराइडिंग, फिर पार्लियामेंट को लगी आग, हमको चैलेंज कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, बनाओ अपन लॉ बनाते हैं। तो फिर पार्लियामेंट जागेगा एंड देन दे विल मेक अनदर लॉ। तो सवाल अब ये पैदा हुआ कि कैन द पार्लियामेंट नाउ डू सो, क्या उसके पास इतनी ताकत है, क्या पावर है उसके पास ऐसा करने का कि स्टेट लॉ को वापस से ओवरराइड करे? तो आंसर है यस। तो इसलिए प्रोविजो डाला है कि नथिंग शैल प्रिवेंट द पार्लियामेंट, नथिंग शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट को कोई ताकत नहीं रोक सकती फिर से एक लॉ बनाने के लिए। जो लॉ स्टेट गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया था उसको ऐड भी कर सकता है, उसमें कुछ अमेंड भी कर सकता है, वेरी कर सकता है, या इवन रिपील भी कर सकता है। रिपील यानी टोटली कैंसल आउट, सेट असाइड, खत्म कर देना। तो इतने सारी चीजें इसमें थे। अब ये पूरा कॉन्करेंट लिस्ट के लिए है जिसमें दोनों को पावर है। चलो अच्छी बात। अब आते हैं नए आर्टिकल के ऊपर जो खास इंसर्ट हुआ है फॉर लेवी ऑफ जीएसटी। तो चलो देखते हैं आर्टिकल 246A। 246 पुराना था, अभी 246A एक इंसर्ट किया गया। क्या कहता है देखो, तो आर्टिकल 246A, आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। ये अब देखो ऐसे क्वेश्चन आने तो नहीं चाहिए एग्जाम में, लेकिन अगर आ गया कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आप लिखोगे 101st अमेंडमेंट ऑफ 2016 हैज इंसर्टेड आर्टिकल 246A। तो उसमें क्या लिखा है देखो अभी। अब ये क्यों बना इसका पहले एक ब्रीफ आउटलाइन दे देता हूं। अब जीएसटी आया, तो जीएसटी क्या है कि स्टेट के भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे बहुत सारे, जो ऊपर में लिस्ट दिया था, आगे भी पढ़ेंगे, और सेंट्रल के भी होते थे। सेंट्रल में दो मेन थे, एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। और एक्साइज भी अलग अलग थे, एक्साइज इटसेल्फ बहुत सारे थे, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे अलग से था, फिर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग से था, ऐसे कई सारे एक्साइज एक्ट्स थे। सेंट्रल एक्साइज तो था ही, उसके अलावा भी दो चार थे। तो एक्साइज एक तरफ, सर्विस टैक्स, और स्टेट गवर्नमेंट को सेल्स टैक्स लगाने का पावर था जिसको हम वैट कहते थे, वैल्यू एडेड टैक्स, है ना, विच वॉज, एंड देन लॉट ऑफ अदर टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्स एंड दिस टैक्स एंड दैट टैक्स, बहुत सारे थे। होटल्स के ऊपर लग्जरी टैक्स और बहुत सारे। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इतने सारे और स्टेट गवर्नमेंट के इतने सारे, सबको मिला करके एक जीएसटी बनाने का ऑब्जेक्टिव है, राइट? तो उसको सबस्यूम कहते हैं, इतने सारे टैक्सेस को सबस्यूम करके एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, वन इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स ऑफ कोर्स अलग है, वो डायरेक्ट टैक्स, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो वन नेशन वन टैक्स, ये स्कीम है अपना, जीएसटी के पीछे लॉजिक है। तो ये जब सबस्यूम हो जाएगा तो जीएसटी, तो जीएसटी नाम तो एक रहेगा, लेकिन अब आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा। देखो हर चीज अभी तो नहीं समझा सकता, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे अपन। इंडिया में जीएसटी वन नेशन वन टैक्स बोलते हैं हम, लेकिन जब अंदर जाएंगे तो देखेंगे कुछ देर के बाद कि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकता है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम आ गया ना। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करेगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट भिखारी बन जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कटोरा लेके खड़ा होगा, या हमको पैसा दे दो, हमको पैसा दे दो, सरकार चलाने के लिए, जेब भरने के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए। तो स्टेट्स डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल। अब सरकार भी तो अलग अलग होती ना, पार्टीज, सेंट्रल में बीजेपी है, स्टेट में अगर कांग्रेस है, तो कांग्रेस बोलेंगे साला मेरे को पैसा नहीं देगा सेंट्रल चलाने के लिए, तो हमको हमारा इंडिपेंडेंट पैसा चाहिए। पुराने में वैट हम ले रहे थे, पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास आ रहा था। अब जीएसटी अगर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा तो ये पूरा पैसा वहां चले जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपने पास आएगा, उनकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। तो फिर झगड़ा हुआ
और ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट था बहुत साल पहले केलकर कमेटी ने जो डाला था वो यही था कि सिंगल कलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ये पॉसिबल है नहीं। सबके अपने अपने डिमांड्स रहते हैं, अपनी अपनी सरकारें इतनी सारी है कि सबके अपने अपने डिमांड्स। तो फिर अल्टीमेटली ड्यूअल सिस्टम आया। तो ड्यूअल सिस्टम में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कंपोनेंट रहेगा, जैसे अगर जीएसटी मान लो कि 18% है, तो 18 में से 9% जाएगा सेंट्रल के पास, 9% जाएगा स्टेट के पास। डिवाइड करेंगे वो दोनों, तो स्टेट गवर्नमेंट को अपना पैसा अलग मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग मिलेगा, और मैं बेचारा एक ट्रेडर, एक मैन्युफैक्चरर, एक सप्लायर जो हूं इंडस्ट्री वाला, मेरे को आ गया प्रॉब्लम, ये दोनों में झगड़ा सेंट्रल स्टेट में, तो मेरे को अब थोड़ा टैक्स उसको देना है, थोड़ा इसको देना है। ये सब बातें अपन मे वालों के लिए पढ़ेंगे, अभी नहीं है कोर्स में, कि किस तरह से पेमेंट्स करने हैं, तो अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है, तो बाद में अपन पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे सीए बनने के बाद। जो नवंबर वाले बच्चे, नवंबर में बन जाना है सीए, हाँ मेरी दुआ तो है ही आपके साथ, बट यू हैव टू वर्क हार्ड एंड बिकम सीए। मे अटेम्प्ट नहीं देना है, याद रखना। वेरी गुड। जीएसटी पढ़ेंगे ना, मेरा एक वो भी आने वाला है प्रोफेशनल्स के लिए कोर्स, तो वो कर लेना, बट नॉट फॉर गिविंग एग्जाम्स। पास हो जाओ, पास होने के बाद जो पढ़ने का मजा है ना वो अलग ही है। जब एग्जाम देने का टेंशन नहीं रहता तो पढ़ने में बहुत मजा आता है। ओके, तो चलो देखते हैं। सो व्हाट इट सेज नाउ, 246 गवर्नमेंट ने डाला, तो इसमें क्या बोला, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 246 एंड 254, जो अभी ऊपर में देखे दो, पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों को पावर दिया है टू लेवी जीएसटी। तो इसको ड्यूअल सिस्टम कहते हैं, समझ में? ये सोर्स है, फिर अपन वहां एप्लीकेशन देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। ये सोर्स, क्योंकि ये मदर है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ लॉज, तो कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को पावर दे रहा है, पार्लियामेंट को भी, स्टेट को भी, जीएसटी लगाने का। have power to make laws with respect to goods and service tax imposed by the union or by such state। ठीक है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू 2। तो ये दोनों के पास पावर है, लेकिन सब्जेक्ट टू 2, तो 2 जो है ये 1 को ओवरराइड करता है। जब भी ये वर्ड सब्जेक्ट टू आए ना, तो समझ लेना कि इसको ये दूसरा वाला ओवरराइड करने वाला है। जैसे 1 में लिखा है सब्जेक्ट टू 2 मींस 2 विल ओवरराइड 1, और नॉटविथस्टैंडिंग वर्ड आए, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज के पॉइंट्स, लेकिन समझा देता हूं, शायद अगर आपको नहीं मालूम तो समझ लो। नॉटविथस्टैंडिंग लिखा है यानी कि ये दूसरे को ओवरराइड करेगा। सिंपल एग्जांपल दूंगा, फिट हो जाएगा दिमाग के अंदर। हस्बैंड और वाइफ मूवी देखने गए मल्टीप्लेक्स में। अब मल्टीप्लेक्स में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे स्क्रीन और बहुत सारे मूवीज लगे होते हैं। तो एक बिल्कुल फाइटिंग वाला था, बम्बार्डिंग मूवी इंग्लिश, और दूसरा था लवी डवी शाहरुख खान। तो वाइफ कहती कि नहीं हम वो मूवी में जाएंगे लवी डवी वाले। हस्बैंड कहता है नहीं यार वो बोरिंग मूवी है, ये यहां चलते हैं हम। प्रॉब्लम आ गया। तो अब वो दोनों कौन सी मूवी में जाएंगे, कोई बता सकता है मुझे? ऑब्वियसली शाहरुख खान की मूवी देखेंगे, बिकॉज वाइफ ओवरराइड्स हस्बैंड। सिंपल है ना। तो वाइफ जो है वो हमेशा नॉटविथस्टैंडिंग होती है। तो वाइफ क्या कहती है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग सेड बाय माय हस्बैंड, वील गो टू द मूवी, व्हिच आई वुड से। सो वाइफ इज नॉटविथस्टैंडिंग। तो जब भी नॉटविथस्टैंडिंग वर्ड आए ना, तो वाइफ आपके दिमाग में आनी चाहिए, तो आप समझ जाओगे। और हस्बैंड क्या रहता है बेचारा, सब्जेक्ट टू रहता है। तो एक दोस्त आया उसका, कैलाश का दोस्त आया, उसको चल यार कैलाश चल मूवी देखने चलते हैं। तो कैलाश क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ माई वाइफ, यस आई विल कम टू द मूवी। तो हस्बैंड इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू एंड वाइफ इज ऑलवेज नॉटविथस्टैंडिंग। तो आगे समझ में? वेरी गुड। अब ये आप कभी नहीं बोलोगे लाइफ में, सब्जेक्ट टू वर्ड जब भी आएगा ना तो उसको समझ लेना हस्बैंड। तो ये सबसेक्शन 1 क्या है यहाँ, हस्बैंड, और 2 क्या है, वाइफ। तो वाइफ विल ओवरराइड हस्बैंड। चलो देखते हैं तो 2 क्या कहता है।
टू कहता है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स वेयर दे सप्लाई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत डिटेल में अभी अपन थोड़ी देर के बाद स्टडी करने वाले हैं। वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई को अंडरलाइन कर लो, ये सब चीजें बहुत डिटेल में स्टडी करना है। सप्लाई पे एक पूरा लेक्चर अपन रिकॉर्ड करेंगे अभी, ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स रहने वाले हैं 2-4, तो एक देख के बंद मत कर देना, जितने भी लेक्चर्स मैं दूंगा वो सब देखना। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो ये भी पूरा एक टॉपिक है अपन पढ़ने वाले, इंटरस्टेट ट्रेड क्या होता है और इंट्रास्टेट ट्रेड क्या होता है। ठीक है, यहां तक हुआ। अब इसका एक शॉर्ट मैं बता देता हूं। ये जो सेल है, सप्लाई, सॉरी, सेल वर्ड अपने को यूज नहीं करना है, ये भी कुछ देर के बाद आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये लॉ, बहुत मजा आने वाला है। सब पुराने कॉन्सेप्ट्स खत्म, मैन्युफैक्चरिंग खत्म, सर्विस प्रोविजन खत्म, सेल खत्म, सब खत्म। तो अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये पूरे एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा आपने, मैन्युफैक्चरिंग पूरा एक चैप्टर पढ़ा है मैंने आपको, कितने सारे केस लॉस पढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग ये होता है, न्यू कमोडिटी, फलाना ढिमकाना, एंड इफ दैट डजंट हैपन देन एक्सरसाइज कैन नॉट बी लिविड। करेक्ट? सब गवर्नमेंट ने एक साथ एक झाड़ू में सबको खत्म कर दिया। सफाई अभियान है ये, टैक्स सफाई अभियान आजकल चल रहा है ना, सफाई अभियान बहुत चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड को ही बाहर कर दिया। प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस टैक्स में पढ़ा था, सर्विस देना, प्रोवाइड करना, सर्विस देंगे तो सर्विस टैक्स लगेगा, प्रोविजन वर्ड बाहर। फिर वैट में क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स, सेल होगा तो वैट लगेगा, सेल बाहर। तो ये जिसको हम इवेंट ऑफ टैक्सेशन कहते हैं, ये भी थोड़ी देर में डिटेल में समझाऊंगा। ये सबको बाहर कर दिया और एक वर्ड से सबको रिप्लेस कर दिया, सप्लाई। ये वर्ड सप्लाई सप्लाई का मतलब है यहां से यहां लेके जाना। मैंने कुछ दिया, सप्लाई, सप्लाई में हर चीज आ जाएगी। मैंने एक लकड़ी को तोड़ा और आगे किसी को दे दिया। अब लकड़ी को तोड़ना मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, लकड़ी तो लकड़ी है, 2 टुकड़ों में हो गई बस। तो पहले क्या पढ़ते थे अपन एक्सरसाइज में कि इस पे एक्सरसाइज नहीं लगेगा बिकॉज दिस डजंट ब्रिंग अ न्यू कमोडिटी इनटू एग्जिस्टेंस। तो गवर्नमेंट ने बोला मैन्युफैक्चरिंग हो ना हो, इधर से उधर दिया तो है ना तुमने, पास ऑन तो किया ना, तो सप्लाई है, सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा। दिस इज द न्यू लॉ, इसलिए कहता हूं बहुत इंटरेस्टिंग है। जो वहां सब बच रहे थे, कोई बोल रहा था मैन्युफैक्चरिंग नहीं है मैं बच गया, कोई बोलता है सर्विस नहीं है मैं बच गया, कोई बोलता था सेल नहीं है मैं बच गया टैक्स से, अब कोई नहीं बचेगा। तुमने सप्लाई किया, इधर से उधर दिया, सर्विस दी, अब वो सर्विस हो या ना हो, दिया तो ना, इधर से उधर गुड्स को पास ऑन तो किया ना, फिर वो सेल हो या ना हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या ना हो, सर्विस हो या ना हो, टैक्स तो लगेगा। बहुत तेज कलाकारी का काम है ये। गवर्नमेंट का फंड बढ़ने वाला है बाई मल्टीपल फोल्ड्स एंड ऑल लिटिगेशंस, मोस्ट लिटिगेशंस विल कम टू एन एंड। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ मास्टर स्ट्रोक बाय द गवर्नमेंट, इसलिए इतना फेमस हो रहा है जीएसटी, इट्स अ मास्टर स्ट्रोक। तो सबको रिप्लेस करके सप्लाई बोल दिया है। अब ये सप्लाई जो है ये 2 तरीके के होते हैं। ये एक स्टेट मान लो, ये दूसरा स्टेट, हालांकि डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। एक स्टेट दूसरा से, महाराष्ट्र एंड यूपी, एमएच एंड यूपी ले लेते हैं। अब क्या होगा कि अगर एक यहां पे डीलर है बॉम्बे का, उसने पूना में एक आदमी को गुड्स दिया, बॉम्बे से पूना गया, तो महाराष्ट्र के अंदर ही है ना, तो उसको इंट्रा स्टेट कहेंगे। इंट्रा, इंट्रा यानी विदिन अ स्टेट। अभी बहुत ब्रीफ में बता रहा हूं, यहां से निकला यहां गया, विदिन अ स्टेट। और अगर सेलर महाराष्ट्र का है और लखनऊ का बायर है, तो गुड्स यहां से इधर गया, सप्लायर इधर का है और गुड्स यहां पहुंचा, तो इसको कहेंगे इंटरस्टेट सेल या इंटरस्टेट सप्लाई। सॉरी, फिर सेल वर्ड निकला,
20 साल की आदत है ना बोलने की, टाइम लगेगा जाने में। सप्लाई, तो इसको इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कहेंगे। अब ये इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स जो होगा, इसमें एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। याद रखो, इसमें एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट। तो यहां पे जो जीएसटी लगेगा ये पार्लियामेंट बनाएगा, और यहां पे इसको बोलेंगे अपन आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किसने बनाया? पार्लियामेंट। किसने? पार्लियामेंट। ठीक है। और ये जो इंट्रा स्टेट है, विदिन स्टेट, इसमें 1 लगेगा। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर रहेगा इसके अंदर। तो यहां सबसेक्शन 2 लगेगा, यानी क्लॉज 2, और यहां क्लॉज 1। ठीक है। अब ये आईजीएसटी जब बने, अपन आगे चल के देखेंगे आईजीएसटी क्या है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, तब ये याद रहना चाहिए कहां से ये आ रहा है। तो ये मदर है। अब बच्चे जो है वो अपन देखेंगे। तो आईजीएसटी बच्चा है, और ये क्या है? इंट्रास्टेट। तो इंट्रास्टेट में सब क्लॉज 1 लगेगा, जो कहता है कि यहां पे पार्लियामेंट को भी पावर है और स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसको भी पावर है, दोनों को है। तो पार्लियामेंट ने इसमें बनाया है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और स्टेट बनाता है एसजीएसटी। आया समझ में? एसजीएसटी। तो इस तरह से ये सब लॉज बनेंगे। ये मदर है 246E, और ये उसके बच्चे हैं एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। और एक होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो यूनियन टेरिटरी कहां पे आएगा? जब ये महाराष्ट्र स्टेट की जगह अगर यहां पर एक यूनियन टेरिटरी ले ले, जिसमें स्टेट काउंसिल नहीं है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहां पर उसको यूटी कहते हैं। तो वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। ऊपर में देखा ना अपन ने कि जहां पे स्टेट नहीं है तो वहां पावर कौन एक्सरसाइज करेगा? पार्लियामेंट। तो स्टेट की जगह वहां पे फिर आ जाता है यूटी जीएसटी। तो इस तरह से 4 लॉज है, 4 बच्चे हैं। मां कौन है? 246E, मदर ऑफ लॉज। तो आईजीएसटी। अच्छा, इंटीग्रेटेड नाम क्यों दिया है वो भी समझा दूं। इंटीग्रेटेड नाम क्यों दिया है? ये देखो, 2 कंपोनेंट है जीएसटी के, सेंट्रल एंड स्टेट। जैसे 18% अनाउंस हुआ है, 15%, जो भी अभी रेट्स आ रहे हैं ना जीएसटी के, मार्केट में आप सुनते होंगे रेट्स आ रहे हैं, तो वो रेट टोटल रेट है, उसमें 2 कंपोनेंट रहेंगे, सेंट्रल का एक और स्टेट का एक, या सेंट्रल और यूटी का। तो स्टेट या उसके बदले यूटी, ये ऑल्टरनेटिव रहेगा। तो सेंट्रल विद स्टेट रहेगा या सेंट्रल विद यूटी रहेगा, 2 कंपोनेंट इंट्रा स्टेट में। और ये जो है इसमें क्योंकि पार्लियामेंट ही रिकवर करने वाला है, तो इसलिए उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया, यानी दोनों कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर दिया, एक बना दिया, इसलिए इसका नाम पड़ा इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंट्रा स्टेट में 2 कंपोनेंट्स हो गए, सेंट्रल का पार्ट अलग, स्टेट का अलग। और इंटर स्टेट में तो एक्सक्लूसिव पावर जब पार्लियामेंट के पास है, वहां स्टेट है ही नहीं, एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास, तो फिर वो ही अकेला कलेक्ट करेगा। तो अकेला ही कलेक्ट कर रहा है तो 2 हिस्सों में थोड़ी करेगा, एक ही करेगा। तो दोनों हिस्सों को ऐड कर दिया, इसके लिए उसका नाम पड़ा इंटीग्रेटेड जीएसटी। आया समझ में? वेरी गुड, एक्सेलेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। फिर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है देखो, द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल सब्जेक्ट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिफर्ड टू अंडर 279A, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। कब से इफेक्ट में आएगा? जीएसटीसी इसको कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। ये जब अनाउंस करेगा वहां से इफेक्ट में आएगा, जो 1 जुलाई से प्रपोज्ड है, अभी प्रपोज्ड है कि 1 जुलाई से लगेगा। बातें तो चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली तो लग जाना चाहिए, लेकिन वी नेवर नो, क्या हो सकता है। अभी जून, मिड जून में अपन है, तो देखते हैं, लेट्स वेट एंड सी। आई होप इट कम्स। अब जो आना है तो आ ही जाए जल्दी से। ऐसी बात चल रही है कि शायद सितंबर में भी जा सकता है, देखते हैं, विल वेट एंड सी। फिर आर्टिकल 269A करके एक है, ये भी इंसर्ट हुआ है अमेंडमेंट के थ्रू, 101st अमेंडमेंट। ये भी देखते हैं क्या कहता है। लेवियन कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स।
अब सवाल देखो यह है, इंटर स्टेट में क्या हुआ कि पूरा पैसा पार्लियामेंट ने कलेक्ट कर लिया। अभी हमने देखा ना, इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगेगा, तो आईजीएसटी में पार्लियामेंट के पास गया, तो क्या पार्लियामेंट पूरा पैसा खुद खा जाएगा क्या? आईजीएसटी का पूरा पैसा क्या पार्लियामेंट के पास जाएगा? पहले इसका ऑल्टरनेटिव क्या था? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स था। सेंट्रल सेल्स टैक्स लॉ पार्लियामेंट ने बनाया था, लेकिन उसका पैसा जो है वो स्टेट के पास जाता था। अब सीएसटी को रिप्लेस कर देगा आईजीएसटी, तो सवाल ये पैदा होगा कि आईजीएसटी का पैसा क्या पार्लियामेंट अकेला खाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ेगा? तो उसके लिए है ये आर्टिकल 269A, अपोर्शनमेंट ऑफ मनी। तो देखो क्या कहते हैं, Goods and service tax on supplies in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the government of India, यानी parliament, यानी central government, and such tax shall be apportioned between the union and the states in the manner as may be provided by parliament by law on the recommendation of GST council। तो GST council इसमें बताएंगा कि कितना परसेंटेज सेंट्रल को रखना चाहिए और कितना परसेंटेज स्टेट को हैंडओवर करने का है, यानी कितना पैसा स्टेट को जाएगा। और एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अभी एक टॉपिक अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। इंपोर्ट को भी उन्होंने इंटरस्टेट माना है, यानी इंपोर्ट में आईजीएसटी लगेगा। अब आप कहेंगे सर इंपोर्ट में तो कस्टम्स लगता है, आईजीएसटी कहां से आ गया? सवाल पैदा होगा ना, कोई दे सकता है जवाब? नहीं? अरे देखो तुम लोगों ने कस्टम पढ़े ना, कस्टम पढ़े ना, वेरी गुड। कस्टम्स में क्या होता है, जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स तो सबसे पहले अपन क्या लगाते हैं? बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगाते हैं, वो अभी भी लगेगा। जीएसटी आने के बाद भी कस्टम्स ड्यूटी जो है, कौन सा कस्टम ड्यूटी? बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो चलते रहेगा। फिर उसमें कस्टम्स में और भी है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, ये वो सब लगती रहेंगी। एक उसके बाद ड्यूटी लगाते हैं हम उसमें, काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑफ एक्साइज, और एक और है काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑफ वैट, 3(1) एंड 3(5) ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। याद आए? गुड। तो वो जो था ना काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑफ एक्साइज एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑफ वैट, वो हट के उसकी जगह अभी लगेगा आईजीएसटी। तो इंपोर्ट में सबसे पहले लगाएंगे अपन बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है? बेसिक कस्टम्स ड्यूटी के बाद अपन लगाएंगे आईजीएसटी। तो ये इंपोर्ट ट्रांजैक्शन को भी इंटरस्टेट माना है, और इंटरस्टेट मान के उस पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। आया समझ में? तो वो काउंटरवेलिंग ड्यूटी को ये रिप्लेस करेगा, आईजीएसटी। गॉट इट? क्लियर हुआ? एक बार और बता देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर एग्जाम में क्या होगा? अभी मेरे को सब मालूम है आपके दिमाग में क्या क्या चलता है। मुझे सर हमको एग्जाम में क्या आएगा? सीवीडी आएगा कि आईजीएसटी आएगा? तो देखो मैं कुछ नहीं बता सकता। लेट्स सी, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। अभी एग्जाम में कस्टम्स के क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी दे सकते हो। अगर जुलाई के बाद की फिगर्स देंगे तो आईजीएसटी देंगे, पुराना क्वेश्चन होगा तो एक्साइज का रेट दिया जाएगा। जो भी दिया जाएगा वो लगाने का है, सिंपल है ना। प्रॉब्लम में जो दिया रहेगा वो लगाओ, तुमको थोड़ी सोचने का है क्या लगाना है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या लगेगा आपको, चलो मैं जरा लिख के समझा दूं। इंपोर्ट, ओल्ड, न्यू यानी जीएसटी के अंदर, ओल्ड यानी वो पुराने एक्साइज के अंदर, यानी
1 जुलाई के पहले। अब जुलाई डेट में नहीं डाल रहा क्योंकि वी डोंट नो कि व्हेन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फाइनली। तो ओल्ड में क्या होता था कि अपन पहले लेते थे ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, राइट। तो वो तो अभी भी वैसे ही रहेगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, उसमें कोई चेंज नहीं है। फिर उस पे लगाते थे अपन बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, राइट, वो अभी भी वैसे ही रहेगा, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, यहां तक कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ये टोटल आता था, इस टोटल पे पहले यहां क्या लगता था, सीवीडी ऑफ एक्साइज, जिसका टेक्निकल नाम क्या है, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, लेकिन समझने के लिए यहां मैं लिख रहा हूं सीवीडी ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी अंडर 3(1) ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट, करेक्ट। तो ये इसका रेट हम क्या लेते थे, एक्साइज का रेट लेते थे, इसका नाम है सीवीडी सॉरी एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। तो पहले एक्साइज का रेट लेते थे, अब उसकी जगह अपन लगाएंगे आईजीएसटी, तो यहां आ गया चेंज। और इसमें फिर सीवीडी ऑफ वैट भी लगाते थे 4% से, करेक्ट। तो ये दोनों जो है ये अब इधर आ गए, ये दोनों अब नहीं लगेंगे, उसकी जगह पे आईजीएसटी लगाया जाएगा, तो ये चेंज है। तो इसके लिए ये जो इंपोर्ट ट्रांजैक्शन है इसको इंटर स्टेट सेल माना गया। अगर इसको इंटर स्टेट ना मानते और इंट्रा स्टेट मानते तो फिर यहां पे क्या लगाना पड़ता, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, वो दोनों का काउंटरविलिंग करना पड़ता, तो डबल डबल हो जाता। तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने कहा कि इसको ये मान लो, इंपोर्ट को क्या मान लो, इंटर स्टेट सप्लाई मान लो, और इंटर स्टेट सप्लाई मान लेंगे तो उसमें क्या लगेगा, आईजीएसटी, सब लिंक से रहते हैं, गुड। तो इस बार नवंबर में जो कस्टम का क्वेश्चन आने वाला है उसमें जरा ध्यान रखना, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अमाउंट अपोर्शन टू द स्टेट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली अब टोटल आईजीएसटी कलेक्ट होगा, उसमें से जो स्टेट का कंपोनेंट है वो स्टेट को चले जाएगा, और जो बैलेंस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा, यानी कि जो सेंटर का पार्ट वो कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, और जो स्टेट का पार्ट है वो स्टेट को अलग से दे देंगे, सिंपल। हाँ, तो यहां तक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हुआ, यानी अपन ने मदर ऑफ लॉज को पढ़ा और उसमें काफी कुछ सीखने अपने को मिला, राइट। चलो अब सीन चेंज होता है, कहानी बदलेगी। मदर को हमने देख लिया, वेरी गुड। अब वहां से जो लॉज बनेंगे उनको अपन स्टडी करेंगे एक एक करके, लेकिन उसके पहले एक्चुअल लॉज में जाने के पहले इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड। वैसे तो आप एक्साइज कस्टम सब पढ़ के आए हुए हैं, और अगर मेरे लेक्चर्स आपने लिए तो एक्साइज में स्टार्टिंग में कम से कम 3-4 घंटे तो मैंने यही पढ़ाया था आपको कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इवेंट ऑफ टैक्सेशन किसको कहते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन एक बार और थोड़ा सा पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। सो लेट्स सी, ब्रीफ में बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ये हर एक टैक्स कोई भी ले लो आप, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑन अ पर्टिकुलर इवेंट। इसके लिए हम इसको इवेंट बेस्ड टैक्सेस भी कहते हैं, याद रहो, ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इवेंट बेस्ड टैक्स। कोई ना कोई एक्टिविटी इवेंट के ऊपर लगाया जाता है। अब ये जो इवेंट्स है दो टाइप के होते हैं, एक आइसोलेटेड और एक साइक्लिक, यानी जो रिपीट होते हैं उनको साइक्लिक इवेंट्स कहते हैं। आइसोलेटेड यानी 1 to 1, एक एक्टिविटी हुई खत्म हो गई। अब ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप समझो, कैस्केडिंग इफेक्ट पे हम आ रहे हैं। व्हाट इज द कैस्केडिंग इफेक्ट? तो उसके लिए ये बेस है, यहां से शुरू करेंगे कि दो इनडायरेक्ट टैक्स दो टाइप के होते हैं।
उसके पहले बता दूं कि इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, वेयर द बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन। करेक्ट, वहां से शुरू करते हैं हम। बर्डन इज शिफ्टेड, दैट इज द मेन थीम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अभी उन लोगों के लिए है जो बेचारे नए हैं, उनको कुछ भी नहीं मालूम व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, तो थोड़ा सा समझ ले। जो पढ़े हुए हैं वो भी समझ ले दोबारा से, कोई हर्जा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो इवेंट है, तो एक आदमी होता है जो इवेंट को एक्टिविटी को प्रोवाइड करता है। लेट मी राइट एज प्रोवाइड करना, तो विल राइट इट एज इवेंट को करने वाले को क्या बोलेंगे, प्रोवाइडर। सर्विस टैक्स में उसको प्रोवाइडर कहते हैं, एक्साइज में उसको मैन्युफैक्चरर कहते हैं, वैट में उसको सेलर कहते हैं, जो इवेंट करता है। और ये इवेंट जिसके लिए किया जाता है, जो रिसीवर ऑफ इवेंट होता है, जिसको फायदा मिलता है, बेनिफिशियरी। बाप रे, बड़े बड़े नाम लिख रहा हूं मैं। बेनिफिशियरी तो प्रोवाइडर है तो रिसीवर हो गया, मैन्युफैक्चरर है तो बायर हो गया, सेलर भी है तो बायर हो गया। तो ये एक आदमी है जो इवेंट करता है और इसके लिए करता है, इसको बेनिफिट्स देता है। इवेंट में ऑब्वियसली दो लोग रहेंगे ना, एक करने वाला और एक रिसीवर। आप आजकल सैलून्स के नाम से हो गए, पुराने जमाने में हजाम होता था, उसके आगे तो वो बाल काटेंगे, आपके बाल कटेंगे। सो ही इज द प्रोवाइडर एंड यू आर द रिसीवर। होटल में जाओगे तो ये होटल सर्विस देने वाला, आप खाने वाले। मेरे पास आए पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ाने वाला, आप पढ़ने वाले, टीचर एंड स्टूडेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बजाज कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, आप उसके प्रोडक्ट खरीदते हो, राइट। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है तो क्या होता है, इट इज अ टैक्स ऑन दिस इवेंट। ये इवेंट है जो हो रहा है, उसको इवेंट कहते हैं। सो दिस इज द इवेंट, इसके ऊपर लेवी ऑफ टैक्स। अब ये टैक्स कलेक्ट ये आदमी करेगा, फर्स्ट पर्सन जो करता है उसको कलेक्ट करना होता है। तो मान लो कि उसका कंसिडरेशन अगर 100 रुपए है और उसके ऊपर उसने टैक्स लगाया 10 रुपए का, तो ये 10 रुपए का जो टैक्स है वो ये आदमी कलेक्ट करता है। मीन्स दिस पर्सन कलेक्ट्स 110 रुपीज फ्रॉम द बेनिफिशियरी एंड देन ही पेज 10 रुपीज टू द गवर्नमेंट। तो देखो, पे ये आदमी कर रहा है, लेकिन ये अपनी जेब से नहीं कर रहा। इसने ये 10 रुपए अपनी जेब से दिए क्या? नहीं, आपसे लेकर के दिए। तो ये 10 रुपए का बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट हुआ? इस पर्सन के ऊपर, द रिसीवर, द बायर। सो बर्डन ऑफ टैक्स गोज टू द बेनिफिशियरी, यानी कि बायर। ये आदमी गवर्नमेंट को देगा लेकिन आपसे कलेक्ट कर लेगा, तो इसकी जेब से नहीं जा रहा, इसकी जेब से जा रहा है, तो बर्डन इसके ऊपर है। तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। आप कहेंगे सर ये सब हमको मालूम है, बहुत अच्छी बात है कि आपको मालूम है, लेकिन मैंने समझा दिया क्योंकि मुझे नहीं मालूम ना कि आपको मालूम है कि नहीं, इसलिए मेरा काम है बताते जाना। चलो, तो आप देखो, तो ये इवेंट जो है ये दो टाइप के मैंने बनाए हैं। ये कोई बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये मेरे हिसाब से, मेरी स्टोरी के हिसाब से। आइसोलेटेड एंड साइक्लिक। नहीं तो साला आप बुक में सर्च करेंगे कौन सी बुक में दिया है ये मेरे समझाने के लिए है, कैस्केडिंग इफेक्ट को समझाने के लिए। तो आइसोलेटेड में क्या होता है कि मैंने आपसे कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को दे दिया, खत्म। फिर आप इसी एक्टिविटी को आगे पास ऑन नहीं करने वाले, तो इसको आइसोलेटेड इवेंट कहते हैं। मैंने आपको दिया, किस्सा खत्म हो गया, मैं आप खत्म, कोई तीसरा आदमी नहीं है, बस मैं देने वाला, आप लेने वाले, मैटर एंड्स। आप मेरी क्लास में आए, आपने मेरे को फीस दी प्लस सर्विस टैक्स दिया, मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया, मैटर क्लोजेस। तो यहां पर ये क्यों मैं बता रहा हूं कि यहां पे कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता। आइसोलेटेड इवेंट्स में देयर इज नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है। 1 to 1 होते हैं, खत्म हो जाते हैं। लाइक यू गो टू अ मूवी, यू गो टू अ कोचिंग क्लास,
or you go to an entertainment show, you watch a movie, finish. अब आप वो मूवी को आगे किसी को दिखाने वाले क्या? क्या आपने देख के आए फिर आप आगे दिखाएंगे? नहीं, मैटर एंड्स. लेकिन दूसरी तरफ है साइक्लिक इवेंट. साइक्लिक इवेंट्स में क्या होता है कि इवेंट कंटिन्यूज. जैसे एक आदमी ने मैन्युफैक्चर किया, उसने लगाया एक्साइज ड्यूटी, लेकिन उसका जो फिनिश गुड्स है वो दूसरे के लिए बना रॉ मटेरियल. उसने रॉ मटेरियल लाया, फिर से उसने अपने फिनिश गुड्स बनाए और उस पर दोबारा से ड्यूटी लगा. फिर उसका फिनिश गुड्स तीसरे के लिए बना रॉ मटेरियल, तो उसने अपने फिनिश गुड्स बनाए, उस पर फिर से ड्यूटी लगी. तो इसको कहते हैं साइक्लिक इवेंट्स. और साइक्लिक इवेंट्स में एक देखो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल दिया है मैंने, जो एग्जांपल दिया कि मैन्युफैक्चरर नंबर 1 का जो फिनिश गुड्स है वो दूसरे के लिए बनता है रॉ मटेरियल. यानी मैन्युफैक्चरर 1 पहले रॉ मटेरियल लेके आया, उसको उसने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, लेकिन इसका फिनिश गुड्स दूसरे के लिए बन गया रॉ मटेरियल. फिर उसने उसके फिनिश गुड्स बनाए, वो तीसरे के लिए बन गया रॉ मटेरियल, फिर उसने अपने फिनिश गुड्स बनाए. तो एक का फिनिश गुड्स दूसरे के लिए रॉ मटेरियल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो इसमें क्या होता है कि जितनी बार ये इवेंट होगा, देखो ये एक इवेंट हुआ, फिर ये एक इवेंट हुआ, फिर एक इवेंट हुआ, जितने इवेंट होते जाएंगे उतनी बार टैक्स लगता जाएगा. मल्टीपल इवेंट्स इन अ साइकिल, मल्टीपल टैक्स. तो इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स. सिमिलरली ट्रेडिंग साइकिल होता है. मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल लेके आया, उसने फिनिश गुड्स बनाया, तो इस पे लग गया एक्साइज. फिर ये फिनिश गुड्स इसने बेचा होलसेलर को, ठीक है, इसने होलसेलर को बेच दिया. तो ये क्या हुआ, एक इवेंट हुआ मैन्युफैक्चरिंग. लेकिन जब इसने बेचा तो इवेंट हुआ सेल. इवेंट दूसरा हो रहा है, तो इस पे वैट लगता था, इस पे एक्साइज, इस पे वैट. अब होलसेलर क्या करेगा कि इसके लिए बन जाएगा स्टॉक, वो उसको वापस से सेल करेगा. तो वापस से सेल किया तो फिर सेल हो गया, फिर इसके लिए बन गया स्टॉक, अब ये वापस से सेल करेगा. तो सेल के मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं. ऊपर में क्या हो रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग के मल्टीपल इवेंट्स हो रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग 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 मल्टीपल टाइम्स, और इसमें सेल सेल सेल. सो ट्रेडिंग साइकिल में सेल 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 होता है. मैन्युफैक्चरिंग में एक्चुअली दोनों होते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, उसमें सेल भी तो होता है ना. इसने देखो मैन्युफैक्चर किया फिर सेल किया, तो ये सेल है. फिर इसने मैन्युफैक्चरिंग किया फिर सेल किया, तो ये सेल है. तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में एक्चुअली 2 टैक्सेस लगते थे साइक्लिक, एक एक्साइज 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 एंड सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करके बेचता है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग किया तो एक्साइज लगा, बेचा तो सेल्स टैक्स लग गया, जिसको हम वैट कहते थे. तो ये दोनों डबल 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 चलते थे. तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में दोनों का साइकिल है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल. और ट्रेडिंग साइकिल में सिर्फ सेल 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 सेल. सर्विसेज में, सर्विसेज जो है, तो सर्विसेज बेसिकली 1 to 1 है, आइसोलेटेड इवेंट्स होते हैं, अनलेस के सर्विस देने वाले ने मैन्युफैक्चरर को सर्विस दिया, तो फिर उसका वैल्यू इसमें ऐड हो जाता है, और वो वैल्यू आगे चलते जाता है, तो उस पर डबल 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 टैक्सेस होते हैं. वो भी आपको बताता हूं. तो उसको फिर हम कहते हैं मिक्स साइकिल, जो फिर नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है. तो मिक्स में क्या है कि कॉम्बिनेशन है, यानी एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसने सर्विस दिया मैन्युफैक्चरर को, फिर मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बेचे ट्रेडर को, ट्रेडर ने फिर एक सर्विस प्रोवाइडर को गुड्स बेचा या एक मैन्युफैक्चरर को बेचा, तो वो मैन्युफैक्चरर ने फिर एक नया फिनिश गुड्स बनाया, और फिनिश गुड्स बना के फिर उसने और एडिशनल सर्विसेज भी लिए, सब लेकर के उसने फिर बेचा किसी और को. तो एक्चुअल इंडस्ट्री देखो तो इट इज अ मिक्स साइकिल. एक्चुअल इंडस्ट्री में जाओगे तो मिक्स साइकिल ही है ना. एक मैन्युफैक्चरर है तो वो सर्विसेज भी लेता है, इंपोर्टेड गुड्स भी लाता है, डोमेस्टिक गुड्स भी परचेज करता है, जो किसी और ने बनाए होंगे, किसी और ने बेचे होंगे,
तो ये सब मिक्स होके आता है और ये फिर किसी को बेचता है, फिर वो किसी को जाता है, फिर सर्विस प्रोवाइडर को गया, फिर इसको गया, फिर उसको गया, फिर वो उसने किसी को दिया, फिर उसने किसी को दिया। तो ये सब पूरा जो है ये एक जलेबी की तरह है, चक्रव्यूह। इतना सिंपल नहीं होता 1 to 1। एक्चुअल इंडस्ट्री इज अ मिक्स साइकिल। तो इसमें 3 लोग बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। और ये तिकड़म जो है ये घूमते रहता है। तो इसको हम कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। तो कैस्केडिंग इफेक्ट का बेसिक मतलब क्या है? 2 चीज होती है उसके अंदर। एक तो सेम वैल्यू के ऊपर दोबारा से टैक्स, और दूसरा टैक्स ऑन टैक्स। 2 पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। कैस्केडिंग इफेक्ट में 2 चीजें होती है, सेम वैल्यू गेटिंग टैक्स्ड अगेन एंड अगेन एंड टैक्स ऑन टैक्स। तो कैसे, देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अभी एक सिंपल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल लिया है जस्ट फॉर एग्जांपल, बट इन रियलिटी इट इज ऑलवेज अ मिक्स साइकिल। तो ये मैन्युफैक्चर नंबर ए है। देखो इसने रॉ मटेरियल 100 का लाया। मान लो कि रॉ मटेरियल पे पहले एक्साइज नहीं लगा था, फार्मिंग से निकल के आया सीधा, तो उसमें पहले किसी और ने बनाया नहीं है, तो देयर इज नो एक्साइज। इसने फिर उसमें 10 रुपए का प्रॉफिट ऐड किया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस एंड प्रॉफिट यू कैन से, और उसने जब बेचा तो उस पर 10% टैक्स लगाया। तो 110 पे बेचा, 10% टैक्स 11 रुपीज लगा, तो इसने 121 रुपए में दूसरे को दिया। अब ये 121 में देखो टैक्स इंक्लूडेड है, 11 रुपए इंक्लूडेड है। ध्यान रखो एक बात, 11 इज इंक्लूडेड इन 121। दिस 121 बिकम्स कॉस्ट फॉर द सेकेंड पर्सन। तो इसमें 11 रुपए जो टैक्स है वो भी कॉस्ट का पार्ट बन चुका है। फिर उसने वैल्यू एडिशन किया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वगैरह इनकर किए, प्लस प्रॉफिट ऐड किया। 171 में इसने बेचा। अब इसको 171 एक्टिविटी तो पूरी किया नहीं, न्यू इवेंट ऑफ टैक्स। अब न्यू इवेंट ऑफ टैक्स जब आया तो उसको टैक्स लग गया 17 रुपए 10 पैसे, और उसने कस्टमर से कितना पैसा कलेक्ट किया? 188.1। अब ये 17.1 जो है, इसको जरा हम एनालाइज करते हैं। ये 17.1 जो है ये कहां से आया? ये देखो आप, ये 17 रुपए 171 पे लगाए। 171 के अंदर ये 121 भी है। इस 121 में ये 110 रुपए है। तो ये 110 जो वैल्यू एडिशन है कॉटन का, जिससे फिर इसने थ्रेड बनाया, तो कॉटन का वैल्यू 110 है, जिसपे एक बार टैक्स ऑलरेडी लग चुका है। यहां पे देखो 11 रुपए गवर्नमेंट को पे हो चुका था। अब ये 110 रुपए ये 171 में इंक्लूड होने की वजह से फिर से टैक्स लग गया है। तो जो वैल्यू एडिशन इस आदमी का नहीं है, जो वैल्यू एडिशन पहले किसी का था, उस पे इस बंदे को भी टैक्स लगता है। ओल्ड वैल्यू टैक्स्ड अगेन। और इतना ही नहीं, ये 110 रुपए ये 171 में, ये 171 अब यहां चले गया और वो यहां से यहां ऐड होके आया, तो ये 338 में भी ये 110 मौजूद है, इंक्लूसिव है। तो ये 110 पे 3 बार टैक्स लगा, एक बार यहां लगा, फिर यहां लगा और फिर वहां लगा, मल्टीपल टैक्स। इसके लिए उसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। दूसरी बात कि ये 11 रुपए जो टैक्स है वो ये 121 में है और 171 में भी आ गया, वो 11 रुपए पे भी टैक्स लगा, टैक्स ऑन टैक्स। तो कैस्केडिंग इफेक्ट के 2 पॉइंट्स होते हैं। एक तो वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन गेट्स टैक्स अगेन एंड अगेन। जितनी बार साइकिल कंटिन्यू रहेगा उतनी बार टैक्स लगते जाएंगे। अच्छा 3 बार लगा, 110 पे 3 बार टैक्स लगा मैंने कहा, तो क्या इस आदमी के वैल्यू एडिशन पे 50 का टोटल वैल्यू एडिशन, इसका प्रॉफिट को भी अपन वैल्यू एडिशन में लेते हैं, सो यू कैन से 50, तो ये 50 पे भी 3 बार लगेगा क्या? नहीं, ये 50 सेकेंड आदमी का है तो सेकेंड वाले के हाथ में लगेगा, और ये 50 यहां पे इंक्लूसिव है 188 के अंदर, इसके लिए यहां भी लगेगा। तो 50 पे 2 बार टैक्स लगा, इस आदमी के हाथ में और इस आदमी के हाथ में।
तो जितना पुराना वैल्यू एडिशन होगा वो उतनी बार टैक्स होगा। जैसे यहां से 3 बार सेल हुआ, 1 2 3, तो 3 बार लगा। यहां से देखो तो 1 और 2, तो 2 बार लगा। और इस आदमी का जो वैल्यू एडिशन है लास्ट, जो फिर कंज्यूमर को बेचता है, यू कैन से फाइनल सेल गोज टू कंज्यूमर, तो इस पे एक ही बार टैक्स लगेगा। तो जो कैस्केड वर्ड आया ना वो कहां से आता है मैं आपको बताता हूं। ऐसा पूछेंगे सर कैस्केडिंग का मतलब क्या है? डबल टैक्सेशन बोल सकते थे, मल्टीपल टैक्सेशन बोल सकते थे, कैस्केड वर्ड कहां से आया? गए कभी आप डिक्शनरी में निकालो, देखो कैस्केड वाटरफॉल को कहते हैं। कश्मीर गए आप लोग, वहां पे वो हिल्स पे या हिमालय में कहीं भी या कोई भी हिली एरिया में, तो वहां जो वो पानी झरना जो होता है वो ऐसे ऐसे गिरता है, उसको कैस्केड कहा जाता है। एक वाटरफॉल होता है सीधा ऊपर से नीचे गिरता है, नाइग्रा फॉल, उसको वाटरफॉल कहते हैं। और एक होता है जो कैस्केड में गिरता है स्लोप में, उसको कैस्केड कहते हैं। तो यहां पे उस वर्ड को लिया गया है कैसे कि ये फर्स्ट पर्सन इन द चेन, या मैं अगर उल्टा लिखूं, सबको मिटा देते हैं, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन और ये फोर्थ पर्सन, फाइनल 4 लोग हैं सपोज के चेन के अंदर। तो फर्स्ट पर्सन का जो वैल्यू एडिशन होता है, इस आदमी का जो वैल्यू एडिशन है वो 4 बार टैक्स होगा। तो सबसे ज्यादा टैक्स इस वैल्यू एडिशन पे लगता है, क्योंकि उसका जो टैक्स है वो उसके हाथ में लगा, फिर सेकंड पर्सन के हाथ में लगा, थर्ड वाले के हाथ में भी लगा और फोर्थ वाले के हाथ में भी टैक्स हुआ। सेकंड जो है उसको 3 बार टैक्स लगता है, उसके हाथ में, फिर थर्ड पर्सन के हाथ में और फोर्थ पर्सन के हाथ में। थर्ड वाला जो है उसके हाथ में 2 बार टैक्स लगेगा और फोर्थ जो है उसको 1 ही बार टैक्स लगेगा, उसका वैल्यू एडिशन। तो फर्स्ट पर्सन का वैल्यू एडिशन उसके हाथ में टैक्स हुआ, सेकंड के हाथ में हुआ, थर्ड के हाथ में हुआ, फोर्थ के हाथ में हुआ। सेकंड वाले का सेकंड के हाथ में हुआ, थर्ड के हाथ में हुआ, फोर्थ के हाथ में हुआ। थर्ड वाले का वैल्यू एडिशन उसके हाथ में और फोर्थ वाले के हाथ में, और फोर्थ वाले का वैल्यू एडिशन सिर्फ उसके हाथ में टैक्स हुआ। तो अगर आप देखो तो ये क्या बन रहा है? कैस्केड बन रहा है। इसके लिए इसको कहते हैं कैस्केड, और इससे नाम आया कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, है ना? अभी लॉजिक एग्जाम में आने वाला है क्या? नहीं, बट टू अंडरस्टैंड। लेकिन आपको 2 बातें इसमें याद रखना है। एक तो सेम वैल्यू एडिशन गेटिंग टैक्स, तो मैंने कहा कि इसका जो वैल्यू एडिशन 110 पे यहां भी लगा, यहां भी लगा, फिर इसका 50 यहां भी लगा, यहां भी लगा, और इसका जो है 150 वो एक ही बार लगा। तो एक तो ये बात वैल्यू एडिशंस, और दूसरी बात कि 11 रुपए पे यहां टैक्स लगा और वो 11 रुपए पे यहां भी लगा, और इसका जो टैक्स है 17 रुपए, ये 17 रुपए देखो यहां ऐड हो गया, तो वो 17 रुपए पे फिर से टैक्स लगा। आया समझ में? तो टैक्स ऑन टैक्स भी है। तो देखो ऊपर में वही लिखा है हमने कि टैक्स दैट इज लेवीड ऑन गुड इन गुड्स एट ईच स्टेज of production process up to the point of being sold to the final consumer. Cascade tax is a type of turnover tax with each successive transfer being tax inclusive of the previous cascade taxes being levied. समझ आ रहा है? तो इसके लिए उसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। अब ये कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए सिस्टम है वैल्यू एडेड टैक्स का। तो वैट जो सिस्टम डेवलप हुआ, और ऐसा नहीं कि जीएसटी में पहली बार आ रहा है, अभी क्या जीएसटी आने वाला है तो बहुत सारे मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ इतने लेक्चरर्स हो गए हैं, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और आर्टिकल्स लिख रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जीएसटी आने से कैस्केडिंग इफेक्ट हटेगा। अरे पहले से हटा हुआ था, लेकिन पहले क्या था कि हर टैक्सेस अलग अलग थे और सबके वैट सिस्टम अलग अलग थे। अब सब इंटीग्रेट हो जाएंगे जीएसटी के अंदर और क्रॉस रेफरेंस आ जाएगा, क्रॉस कनेक्शन भी हो जाएगा। दैट इज द ओनली एडवांटेज। बाकी वैट पहले से है, ये अपन लोग जानते हैं, वी आर एक्सपर्ट्स, राइट? यू एंड मी, यू आर द स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आई एम अ चार्टर्ड। हमको मालूम है, लेकिन वो मालूम नहीं कौन कौन लेक्चर्स डाल रहे उधर,
एनी टॉम डिक एंड हैरी तो कुछ तो भी बोलते रहते हैं, प्लीज़ उसको ना देखे तो अच्छा है. Don't go and watch so many lectures on YouTube available today, because most of them are, sorry to say, but misleading. अपन सीए है ना, सीए स्टूडेंट है ना, तो बराबर कोई भी सीए के पास जाके आप पढ़ो, इधर उधर मत जाना. अच्छा चलो, जो रेप्यूटेड टीचर्स है उनसे ही पढ़ने का. चलो देखते हैं. तो ट्रांजैक्शन विद आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो पहले किस नाम से था, एक्साइज में इसको अपन, जो आपने पढ़ा ऑफ कोर्स नवंबर के स्टूडेंट्स है, यू हैव रेड, एक्साइज में उसको सेनवैट कहते थे. बहुत डिटेल में आपने पढ़ा होगा, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा के रखा है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग था. और सेल्स टैक्स के अंदर जो आपने नहीं पढ़ा या शायद आईपीसीसी में पढ़ा होगा, उसको वैट कहते थे. सो सेल्स टैक्स का उसको वैट, वैल्यूडेड टैक्स सिस्टम कहते थे, और सेंट्रल में उसको सेनवैट कहते थे, जिसमें सर्विस टैक्स भी है, सर्विस टैक्स प्लस एक्साइज, सेनवैट. तो ये पहले भी था और कंटिन्यू होगा. तो यहां पर अपन उसको आईटीसी कहेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम, जीएसटी के अंदर. तो जीएसटी के अंदर इसका नाम रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम. ओके, तो वो भी दिया है कि उसके अंदर कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाया कैसे जाता है. तो हटाया ऐसे जाएगा कि अब यहां पे ये जो मैन्युफैक्चरर ए है, जो फर्स्ट या बी होना चाहिए, तो ये क्या करेगा कि 121 रिकॉर्ड नहीं करेगा प्राइस, ही विल रिकॉर्ड परचेज प्राइस एज 110, दैट इज एक्सक्लूडिंग द टैक्स कंपोनेंट. और ये टैक्स का जो उसके ऊपर बर्डन गया है उसका वो क्रेडिट ले लेगा. क्या लेगा? क्रेडिट, जिसको सेनवैट क्रेडिट कहते हैं या वैट क्रेडिट भी कह सकते हैं आप. और वो माइनस करता है उसके टैक्स में से, ठीक है, डेबिट करके. तो वो देखो मैं आपको बताता हूं. इसको पहले मिटा देता हूं, मेरे को जगह चाहिए. यस, तो अब देखो यहां क्या होगा कि 110 यहां प्राइस बनेगा, तो 110 प्लस 50 160 ही आएगा. तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि ये 11 रुपए इधर कॉस्ट में ऐड नहीं हो रहा है, तो जो टैक्स पे टैक्स लग रहा था वो अब नहीं लगेगा. तो एक प्रॉब्लम सॉल्व. लेकिन अब उसके 160 पे टैक्स आ गया 16 रुपीज, तो ये माल कितने में बेचेंगे हम? 176 में. अब ये 16 रुपए गवर्नमेंट को पे करेंगे क्या? नहीं, इसका जो पेमेंट होगा वो कैसे होगा? 16 the tax that he has collected minus the ITC input tax credit which is this 11. ये 11 जो है ये उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो वो माइनस कर दिया जाएगा और वो पे करेगा ओनली 5 रुपीज. आया समझ में? फिर तो इससे क्या हुआ कि कहने का मतलब यह है कि ये 110 पे जो दोबारा से टैक्स लगा था वो हमने हटा दिया. सो दिस 5 रुपीज इज एक्चुअली ये 50 रुपए. ये जो वैल्यू एडिशन उसका है ना 50 रुपए, 50 रुपए के ऊपर जो टैक्स है वो ये आदमी देगा. 50 रुपए पे 10% से 5 रुपए. तो उसको सिर्फ अपने वैल्यू एडिशन पे टैक्स पे करना है, ना के टोटल टैक्स. तो कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया. अब वो 110 रुपए दोबारा से टैक्स नहीं हुआ. वेरी गुड. और अब ये सी क्या करेंगे? देखो ये 176 में खरीदेगा, बट ही विल रिकॉर्ड परचेज एट 160. फिर उसका वैल्यू एडिशन 150 रुपए का 310 टोटल आया. उस पर टोटल टैक्स तो 31 आ रहा है, लेकिन वो कैसे पे करेगा? हाउ विल ही पे टैक्स? उसका टैक्स कितना है? 31. 31 में से ये जो 16 रुपए का बर्डन उसके ऊपर आया है ये वो क्रेडिट लेकर के माइनस कर देगा. तो लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ 16 मींस ही विल पे ओनली 15. और ये 15 कहां से आया? ये जो है उसका वैल्यू एडिशन देखो 150 रुपए कॉस्ट एंड प्रॉफिट दैट ही हैज एडेड, ये 150 का 10% 15 रुपए वो पे करेगा. So that is a concept of input tax credit system which continues in GST. तो पहले भी था वो, पहले वो सेनवैट के नाम से था, वैल्यू एडेड टैक्स के नाम से था.
Now it will be called as ITC, Input Tax Credit Scheme, under Goods and Service Tax. अब जीएसटी में आने के बाद फायदा क्या है वो आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, अभी इतने डिटेल में नहीं जाता। पहले क्या था कि अलग अलग सिस्टम्स थे वैट के, सेंट्रल का अलग, स्टेट का अलग, फिर कुछ कुछ कंबाइन नहीं होते थे, अब वो कंबाइन होंगे, तो वो एक एडवांटेज आपको जीएसटी के अंदर मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे टैक्सेस थे जो अलग अलग थे, जैसे सब्स्यूम नहीं थे ना, अलग अलग थे, तो कुछ कुछ उसमें वैट सिस्टम नहीं भी था, तो वो अब आ जाएगा, क्योंकि सारे टैक्सेस सब्स्यूम हो गए हैं, तो क्रॉस कनेक्शन मिल जाएगा, यानी क्रॉस क्रेडिट एंड क्रॉस सेट ऑफ जो है उसका फायदा मिलेगा जीएसटी के अंदर। तो इसको हम क्रेडिट सिस्टम कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट सिस्टम। अच्छा, एक बात और बता दूं कि क्रेडिट सिस्टम हम क्यों फॉलो करते हैं। अभी जो मैंने आपको लॉजिक समझाया था, देखो ये वाला कैस्केडिंग इफेक्ट का, तो इसके अंदर ये हुआ कि ये पहले आदमी का जो वैल्यू एडिशन है ना, वो सिर्फ उसके हाथ में टैक्स होगा, तो ये अभी ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ के हाथ में जो हो रहा था वो नहीं होगा। सेकंड का जो वैल्यू एडिशन है वो सिर्फ उसके हाथ में होगा, थर्ड और फोर्थ के हाथ में नहीं होगा। थर्ड वाले का सिर्फ उसके हाथ में होगा, फोर्थ वाले के हाथ में नहीं होगा, और फोर्थ का जो वैल्यू एडिशन है वो सिर्फ उसके हाथ में टैक्स होगा। करेक्ट? ये आया क्रेडिट सिस्टम, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स में आने के बाद अपना अपना जो वैल्यू एडिशन है उस पे अपन लोग टैक्स पे कर रहे हैं, तो डबल टैक्सेशन हट गया, और टैक्स ऑन टैक्स जो लग रहा था वो भी हट गया, दोनों फायदे मिल गए। वेरी गुड। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अपन पहले पूरे पे निकालो, फिर उसमें से पहले वाले ने जो भर दिया वो माइनस करो, ऐसा क्यों करते हैं? ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मेथड जो है ये क्यों फॉलो करते हैं? अगर वैल्यू एडिशन ही करना है तो पहले आदमी का ए था, उसका वैल्यू एडिशन कितना था? 100 रुपए। कितना था देखो एग्जांपल में, पहले आदमी का वैल्यू एडिशन 110 था, फिर बी का वैल्यू एडिशन अगर देखा जाए तो 50 था, और सी का वैल्यू एडिशन कितना था? 150 था। ऐसा ही था ना, ए का वैल्यू एडिशन 110 प्रॉफिट मिला के, बी का 40 का कॉस्ट और 10 का प्रॉफिट, इसका 100 का कॉस्ट और 50 का प्रॉफिट, 150। तो सीधा सीधा यार इनके वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगा दो ना। इसको बोले भैया तुम 10% टैक्स पे करो 11 रुपए, तुम 10% टैक्स पे करो 5 रुपए, तुम 10% टैक्स पे करो 15 रुपीज, मामला खत्म हो जाता है यार। कितना सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन, कोई क्रेडिट नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारे परचेज कॉस्ट को हटा दो, तुम्हारा जितना वैल्यू एडिशन है बस उस पर टैक्स पे कर दो। एक्चुअली वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम यही है, अपने अपने वैल्यू एडिशन पे टैक्स पे करो। ये तो हमने उसको क्रेडिट सिस्टम से उसको मिक्स किया है, तो उसका लॉजिक क्या है वो भी समझ के रखो। ये कहीं लिखा नहीं होता है, मैं आपको समझाता हूं। हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है, हमने सिस्टम क्या फॉलो किया जो हमने बुक में लिखा है। इसका क्रेडिट उसको मिलेगा, फिर वो सेट ऑफ करेगा, फिर उसका क्रेडिट तीसरे को मिलेगा, वो सेट ऑफ करेगा, राइट? तो वो क्यों किया है देखो ब्रीफ में आपको समझा देता हूं। Why we are following credit method of value added tax and not pure method of value added tax? It is because कि कभी कभी क्या होता है, what happens if this person becomes a tax evader? ये आदमी का टैक्स इवेडर बन गया, वो टैक्स भरेगा ही नहीं, उसने 11 रुपए भरा ही नहीं। ये आदमी कहेगा भैया मेरा वैल्यू एडिशन तो 50 है, मैं 50 पे टैक्स भरूंगा, खत्म। तो गवर्नमेंट का नुकसान हो गया ना, ये 11 रुपए गवर्नमेंट को मिला नहीं, और इस आदमी ने भी 11 रुपए पे टैक्स पे नहीं किया। ये आदमी बोलेगा भैया मेरा वैल्यू एडिशन तो 50 है, 40 प्लस 10 तो मैं 5 रुपए दूंगा, फिनिश। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा, जब ये सेनवैट इन्होंने बनाया 80s में, तब से ये लॉजिक चल रहा है इंडिया में कि नहीं, अगर हम प्योर वैट सिस्टम फॉलो करेंगे और यही बोलेंगे भैया अपने अपने वैल्यू एडिशन पे टैक्स भरो, तो इट मे लीड टू लॉट ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स। तो गवर्नमेंट को इवेजन भी रोकना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं,
ये आदमी ने अगर ये टैक्स भरा होगा तो ये टैक्स इनवॉइस आपको देगा। उस टैक्स इनवॉइस में जो टैक्स अमाउंट लिखा होगा उतना ही आप फिर माइनस कर सकते हैं। ये 11 रुपए जो माइनस किया, तो अगर ये आदमी इवेडर है तो ये टैक्स इनवॉइस इसको नहीं देगा, या देगा भी तो नकली इनवॉइस देगा ना, असली तो नहीं देगा। तो इसने अगर इनवॉइस इसको दिया ही नहीं, कच्चे में माल खरीद के लाया ये मैन्युफैक्चरर बी, तो ये क्रेडिट कैसे लेगा? 11 रुपए का क्रेडिट ले नहीं पाएगा। और अगर 11 रुपए का क्रेडिट नहीं लेगा तो उसको पूरा 16 रुपए गवर्नमेंट को भरने का है। मींस ये क्रेडिट सिस्टम में क्या होता है, अगर यहां इवेजन है तो वो इवेजन यहां पकड़ में आ जाता है, गवर्नमेंट गेट्स फुल 11 रुपीज हियर, 11 और 5 16 रुपए रिकवर हो गए। तो जो यहां इवेड हुआ वो यहां रिकवर हो जाता है। अगर इसने इवेजन किया तो यहां रिकवर हो जाता है। यानी साइकिल में अगर बीच वाले लोगों ने इवेजन भी किया तो गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं होता। उनको मालूम है कि अगले स्टेज पे अपने को पूरा पैसा मिल जाएगा। दैट इज द प्राइम एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम। आ रहा है समझ? तो मैन्युफैक्चरर नंबर बी क्या करेगा, वो बोलेगा ए से भैया नहीं चलता, तुम रजिस्ट्रेशन लो, टैक्स का पेमेंट करो, तभी मैं तुम्हारे से माल खरीदूंगा, अदरवाइज मैं दूसरे के पास जा रहा हूं, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू गिव हिम टैक्स इनवॉइस। तो इससे कंप्लायंस बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक कंप्लायंस में आ जाते सब। आई विल बाई रॉ मटेरियल ओनली फ्रॉम अ टैक्स कंप्लायंट सप्लायर, क्योंकि मेरे को क्रेडिट चाहिए। तो गवर्नमेंट का दूसरा पर्पस सॉल्व हो गया, टैक्स कंप्लायंस। देखा कितने फायदे इसके, आईटीसी के बहुत फायदे। तो कंप्लायंस बढ़ जाता है, सिस्टम्स बराबर हो जाते हैं, सब रिकॉर्ड रखेंगे, इनवॉइस बनेंगे, तो गवर्नमेंट आराम से बैठे रहेगा और टैक्स बस वसूल करते रहेंगे। और गवर्नमेंट को मालूम है कि हमने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि ऑटोमेटिकली इवेडर्स उसमें चलेंगे नहीं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, इवेडर्स तो रहते ही हर जगह, बट एटलीस्ट द सिस्टम इज फॉर दैट पर्पस। तो वो थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताना था। फिर चलते आगे, तो नेक्स्ट पेज पे दिया प्रेजेंट वैल्यू एडेड टैक्स स्कीम्स। अभी जो चल रहे थे तो कौन से हैं, तो देखो ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। एक सेनवैट स्कीम था जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है और सर्विस प्रोवाइडर्स को कवर करता है, सेनवैट स्कीम। और एक वैट स्कीम है जो स्टेट के अंदर लगता है, लेकिन उसके लेक्यूनास भी क्या है वो आपको ये डायग्राम में समझ में आएंगे। देखो, तो पहले मैन्युफैक्चरर को दिखाया हमने, मैन्युफैक्चरर है, उसको आउटपुट पे यानी जो माल बेचता है उस पे एक तो मैन्युफैक्चरिंग इवेंट है और एक सेल इवेंट है, मैंने समझाया आपको। मैन्युफैक्चरर डज 2 इवेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उसको लगता है एक्साइज ड्यूटी, और अगर वो कोई सर्विस भी दे रहा है साथ साथ में तो सर्विस टैक्स भी लगता है। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर साथ में सर्विस भी देते हैं, लाइक आई सेल गुड्स ऑल्सो एंड देन आई गिव सर्टन सर्विसेज ऑल्सो ऑन दैट गुड्स, तो सर्विस टैक्स। और सेल में उसको वैट लगता है। और वैट डीलर जो है उसको क्या है, वैट लगता है, लेकिन नो क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स एंड नो क्रेडिट ऑफ सर्विस टैक्स ऑन सर्विस। यानी एक डीलर है तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग पे जो एक्साइज ड्यूटी लग के आया उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलता, और वो अपने वैट लायबिलिटी से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकता। सिर्फ उसको जो वैट लग के आया है सिर्फ उसका ही क्रेडिट मिलता है। और सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपना सर्विस देगा, उस पर सर्विस टैक्स उसको लगता है, तो उसको एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स एंड वैट सर्विस टैक्स ऑन सर्विस, ये दोनों का क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन वैट का क्रेडिट नहीं मिलता उसको। तो इसलिए वहां पे कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, वैट का कैस्केडिंग इफेक्ट होगा क्योंकि उसका क्रेडिट उसको नहीं मिल रहा। तो जो मैंने आपको कहा ना कि क्रॉस क्रेडिट्स नहीं थे, क्योंकि वैट स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट था और सेंट्रल गवर्नमेंट में आते थे एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो क्रेडिट्स है वही सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स के अगेंस्ट सेट ऑफ होंगे, और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स से सेट ऑफ होगा। क्रॉस कनेक्शन नहीं था, तो वो उसका डेफिशिएंसी था जो पे नीचे लिखा है। देखो समझ में आ गया आपको, एक बार पढ़ने का उसको।
फास्ट में अपन पढ़ते हैं. Existing indirect tax framework in India suffers from various shortcomings. Under the existing tax structure, various indirect taxes being levied are not necessarily mutually exclusive. To illustrate, when the goods are manufactured and sold, both central excise duty and state level VAT are levied. एक आदमी मैन्युफैक्चरिंग करके बेचता है तो एक्साइज भी लगता है और वैट भी लगता है. Though VAT and state level VATs are essentially valuated taxes, set off of one against the credit of another is not possible. आप वैट क्रेडिट से एक्साइज ड्यूटी पे नहीं कर सकते या एक्साइज ड्यूटी के क्रेडिट से वैट पे नहीं कर सकते. क्रॉस कनेक्शन अलाउड नहीं था. सेनवैट इज द सेंट्रल लेवी एंड स्टेट लेवल वैट इज द स्टेट लेवी. तो क्यों अलाउड नहीं था? क्योंकि गवर्नमेंट के डिफरेंसेस ना. भैया मैं स्टेट गवर्नमेंट, मैं सेंट्रल के टैक्स को अपने से क्यों सेट ऑफ अलाउ करूंगा, साला मेरा टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगा. और सेंट्रल बोलेगा कि तुमने स्टेट में टैक्स भरा उसका हम क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टैक्स कम हो जाएगा. ऑब्वियसली. मोरओवर, सेनवैट इज एप्लीकेबल ओनली एट मैन्युफैक्चरिंग लेवल एंड नॉट एट डिस्ट्रीब्यूशन लेवल. जब सेल्स के अंदर साइकिल में चले जाता है गुड्स तो सेल साइकिल में वापस से एक्साइज नहीं लगता ना. तो जो मैन्युफैक्चरिंग में लास्ट पॉइंट पे एक्साइज लगा, फिनिश गुड्स बन के फिर ट्रेडिंग साइकिल में एंटर हो गए तो वहां तक तो एक्साइज लगा. उसके पहले मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, वहां सेट ऑफ मिलते जाता है. बट वंस इट एंटर्स ट्रेडिंग साइकिल, एक्साइज ड्यूटी का आगे कोई क्रेडिट नहीं ले सकता और कोई सेट ऑफ नहीं ले सकता. Then the existing sales tax regime in India is a combination of origin based, that is central sales tax, ये पॉइंट भी थोड़ा से समझते जो आगे काम में आएंगे, and destination based multi point system of taxation, that is state level. ये एक स्टेटमेंट है, इसको जरा मैं समझा देता हूँ क्योंकि ये आगे बहुत काम में आने वाला है. इंटरस्टेट इंट्रास्टेट जब हम पढ़ेंगे. ये सेल्स का जो कॉन्सेप्ट है, सेल्स टैक्स, इसमें दो थे, सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड स्टेट. अब जिन लोगों ने वैट पढ़ा होगा आईपीसीसी में उनको थोड़ा आइडिया है. जिन्होंने नहीं पढ़ा, पुराने वाले आईपीसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनको थोड़ा सा समझा दूं. इंट्रा स्टेट सेल, जो थोड़ी देर पहले भी मैंने समझाया था, जहां सेल एक ही स्टेट के अंदर हो जाता है, बेचा और खरीदने वाला भी उसी स्टेट में है, दोनों वही है, खत्म हो गया, उसको इंट्रा स्टेट कहते हैं. इंट्रा स्टेट में अपना जिस स्टेट में हुआ उस पर टैक्स लग गया. और एक होता है इंटर स्टेट सेल, यानी सेलर महाराष्ट्र का और बायर गोवा का. महाराष्ट्र से गोवा गया गुड्स, तो उसमें उसको इंटर स्टेट सेल कहते थे. अब वहां सवाल ये पैदा हुआ कि विच स्टेट गवर्नमेंट विल कलेक्ट द टैक्स. टैक्स सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लेकिन कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी. तो वहां पे सीएसटी जो लॉ था पुराना, उसमें लिखा था कि जहां से सेल शुरू हुआ, चालू हुआ, हाँ, जहां से सेल चालू हुआ, यानी सेलर वाला जो स्टेट है वो इसको कलेक्ट करेगा, डेस्टिनेशन वाला नहीं. जहां से ओरिजिन हुआ वो स्टेट कलेक्ट करेगा. अब ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं डायग्राम के साथ. तो देखो, ये महाराष्ट्र, ये यूपी, और एक और ले लेते वेस्ट बंगाल. 3 लेते. अब एक तो सिंपल है, महाराष्ट्र के अंदर ही चालू हुआ और यहीं पे खत्म हो गया. इंट्रा स्टेट सेल इन महाराष्ट्र, कौन लगाएगा टैक्स? महाराष्ट्र गवर्नमेंट. एमएच गवर्नमेंट विल कलेक्ट टैक्स. सिंपल. दूसरा है कि जो इंटर स्टेट सेल है, ये इंट्रा स्टेट. इंटर स्टेट यानी सेलर यहां का है और बायर यूपी का है, तो गुड्स यहां से यहां हुआ, ये सेल है, तो इसको इंटरस्टेट सेल कहते हैं. और इंटरस्टेट सेल में टैक्स कौन सा लगेगा? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा. लेकिन इसको कलेक्ट कौन करेगा? महाराष्ट्र गवर्नमेंट. महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल कलेक्ट टैक्स, नॉट यूपी गवर्नमेंट, बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल कलेक्ट टैक्स इन केस ऑफ इंटरस्टेट सेल. विद इन अ स्टेट महाराष्ट्र, इंटरस्टेट भी हुआ तो भी महाराष्ट्र. और अब देखो, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? ओरिजिन बेस्ड, यानी ये ओरिजिन जो है यहां पे कलेक्ट हुआ.
ये तो खैर इसमें तो एक ही स्टेट है तो इन्होंने कलेक्ट कर लिया। अब इसको ओरिजिन बोले कि डेस्टिनेशन बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, इसलिए तीसरा एग्जाम्पल लूंगा। उसको कहते हैं स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर का मतलब है कि यही आदमी जो यहां सेलर है, इसी का ब्रांच वेस्ट बंगाल में है, तो उसने सेल नहीं किया, स्टॉक ट्रांसफर ब्रांच में लेके आया। कमाल है। यहां बोल रहा हूँ यार फोन में सीरी चालू है तो वो उसने कुछ तो भी सुन लिया कि मैं कुछ उसको ऑर्डर दे रहा हूँ, उसने बोलना चालू कर दिया ब्रांच, तो बैंक के ब्रांच बता रही है, जाने दो। सो द पॉइंट इज टेक्नोलॉजी इज यूजफुल ऑल्सो बट एट टाइम्स इट इज डिस्टर्बिंग ऑल्सो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि स्टॉक ट्रांसफर, तो यहाँ अपन है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड का ही ब्रांच इधर है वेस्ट बंगाल में, तो इधर से इधर आएगा। अब यहां ला करके इसने बेचा, यहां पे सेल किया और वेस्ट बंगाल के अंदर ही किया, तो यहां टैक्स कहां से लगेगा? गुड्स का ओरिजिन देखो यहां से हुआ, यहां से गुड्स बना, फिर यहां आ गया और यहां बिका, तो यहां पे ये डेस्टिनेशन है, यहां टैक्स लगेगा। सो हियर द टैक्स विल बी लेविड बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इसलिए इसको डेस्टिनेशन बेस कहते हैं। तो इंट्रा स्टेट सेल जो है इसको का क्या मानेंगे? इट इज कॉल्ड एज इंट्रा स्टेट सेल ऑफ वेस्ट बंगाल, नॉट महाराष्ट्र। हालांकि गुड्स बेचारे यहां बना था, लेकिन यहां आया फिर यहां बिका, तो यहां टैक्स लगेगा, तो इसके लिए उसको डेस्टिनेशन कहते थे। और सीएसटी जो है वो ओरिजिन कहते थे, जहां से गुड्स निकला वहां पे टैक्स लगाओ, तो इसलिए समझ में आया। फिर से पढ़ो इस सेंटेंस को। Existing sales tax regime in India is a combination of origin based central sales tax and destination based state level VAT. तो state level destination based था और central sales tax origin based tax। ये बहुत काम की चीज है ये सेंटेंस, क्योंकि आगे अपन जब जीएसटी अब देखेंगे, सीएसटी विल बी रिप्लेस्ड बाय आईजीएसटी, तो वो लेक्चर आगे आएगा। तो आईजीएसटी जो अपन देखेंगे उसमें अब क्या है कि दोनों डेस्टिनेशन बेस्ड, सीएसटी भी अब डेस्टिनेशन बेस्ड बन जाएगा एंड नॉट ओरिजिन बेस्ड, तो वो डिपार्चर है, पुराने से नए में चेंज आ जाएगा। फिर आगे लिखता है कि सर्विस टैक्स इज ऑल्सो अ वैल्यूएडेड टैक्स एंड क्रेडिट अक्रॉस सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज इज इंटीग्रेटेड एट द सेंट्रल लेवल अंडर सेनवैट। तो ये दोनों का इंटीग्रेशन था पहले से ही, ये तो आप जानते ही है, यू हैव स्टडीड सेनवैट। एक्साइज और सर्विस टैक्स का इंटीग्रेशन है, क्रॉस कनेक्शन है, क्रॉस सेट ऑफ है। देन डिस्पाइट इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ taxation of value added in India at the central level in the form of SENVAT and state level in the form of VAT, its application has remained piecemeal, piecemeal यानी अलग अलग, fragmented, because of the following reasons. Number one, non-inclusion of several local levies in state VAT, non-inclusion such as luxury tax जो hotels वगैरह पे लगता था, फिर entertainment tax जो film movies वगैरह पे लगता है, इसका कोई सेट ऑफ का मेथड नहीं था। देन कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ लेवी ऑफ नॉन वैटेबल सीएसटी एंड इंक्लूजन ऑफ सेनवैट इन द वैल्यू फॉर इम्पोजिंग वैट, वैट के इम्पोजिशन के अंदर सेनवैट इंक्लूड होता था। देन नो सेनवैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। अच्छा ये एक समझा दूं क्या, ये शायद नहीं समझ में आएगा। देखो गुड्स जब बिकता था, एक मैन्युफैक्चरर जब अपने गुड्स बेचता है तो उसका अगर सेल प्राइस 10,000 रुपये है तो वो पहले लगाता था एक्साइज ड्यूटी, मान लो कि 1,000 रुपये, हाँ, फिर लगाता था सेल्स टैक्स। तो सेल्स टैक्स जो है वो 10,000 पे नहीं लगता, सेल प्राइस पे नहीं लगता, मगर सेल प्राइस प्लस एक्साइज ड्यूटी जो होता है यानी 11,000 हो गया ये। तो वैट जो लगता था लोकल वो 11,000 रुपए के ऊपर लगता था, यानी इंक्लूसिव ऑफ सेनवैट कंपोनेंट, इसको सेनवैट बोलते हैं, एक्साइज सेनवैट। तो 1,000 रुपए को इंक्लूड करके उसके ऊपर वैट लगाते थे, टैक्स ऑन टैक्स, तो वो भी दिया है, इंक्लूजन ऑफ सेनवैट इन द वैल्यू फॉर इम्पोजिंग वैट।
देन नो सेनवैट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, डीलर लेवल पे सेनवैट नहीं होता है. नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स एंड डबल टैक्सेशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन एज बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. ये भी एक पॉइंट था कुछ कुछ केस में जहां गुड्स और सर्विस मान के डबल टैक्सेशन होता था, खास करके वहां लिखते हो रेस्टोरेंट. आप रेस्टोरेंट में जाओगे अगर अभी जुलाई के पहले, जीएसटी लगने के पहले, तो बिल आता है, बिल में सर्विस टैक्स भी लगता है और वैट भी लगता है. रेस्टोरेंट पे वैट भी है जो फुल वैल्यू पे लगता है, और सर्विस टैक्स एक पोर्शन पे लगता है जो अपन ने वैल्यूएशन में पढ़े सर्विस टैक्स के अंदर. तो डबल टैक्सेशन है, उसको गुड्स भी मानते हैं, उसको सर्विस भी मानते हैं. अजीब बात. तो ये सब है. अब सॉल्यूशंस पे आते, तो ये प्रॉब्लम तो देख लिया. अब सॉल्यूशन क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. आइडिया बिहाइंड इट वन नेशन वन टैक्स. लेकिन ये सिर्फ आइडिया में ही वन है, रियलिटी में बहुत सारे, आईजीएसटी, एसजीएसटी. तो क्या क्या है वो देखो, यहाँ मॉडल्स दिए हैं. अब ये पहले एक टेबल दिया है जिसमें दुनिया में अलग अलग मॉडल्स क्या क्या यूज होते वो दिया है. एक होता है नेशनल जीएसटी. नेशनल जीएसटी यानी कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, फिर स्टेट्स नहीं लगाते कुछ भी नहीं, और सेंट्रल जो पैसा कलेक्ट करता है वो फिर डिवाइड कर लेते हैं सेंट्रल स्टेट मिलके, तो उसको नेशनल जीएसटी बोलते हैं. उसके एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया, चाइना. उन्होंने ये मॉडल फॉलो किया है, नेशनल जीएसटी. कलेक्शन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करता है एंड देन द मनी इज डिवाइडेड. ये कहाँ हो सकता है? जहां स्टेट को सेंट्रल पे भरोसा है. दूसरा है स्टेट जीएसटी, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं लगाता, सिर्फ स्टेट ही लगाते हैं. यूएसए में एक्चुअली पूरे टैक्सेशन जो है ना वो सब स्टेट्स ही लगाते हैं. इवन इनकम टैक्स, यूएस में इनकम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट्स लगाते हैं. तो अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए तो वहां रेट्स वगैरह सब चेंज होते हैं. तो यूएसए. देन नॉन कॉन्करेंट ड्यूअल जीएसटी. सेंट्रल लेवीज जीएसटी ऑन सर्विसेज एंड स्टेट लेवीज जीएसटी ऑन गुड्स. तो भैया उन्होंने डिवाइड कर लिया कि तुम सर्विस पे लगाओ, हम गुड्स पे लगाएंगे, खत्म. और अपने यहां जो फॉलो होगा वो होगा कॉन्करेंट जीएसटी, द लास्ट मॉडल, विच इज फॉलोड बाय ब्राजील ऑल्सो, कैनेडा ऑल्सो. जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स. तो कॉन्करेंट यानी गुड्स पे भी दोनों लगाएंगे, सर्विस पे भी दोनों लगाएंगे, सेंट्रल भी लगाएंगे, स्टेट भी लगाएंगे. तो जैसे अपने अभी 18% है, तो 18% गुड्स पे भी है, सर्विस पे भी है. तो हर एक उसमें दोनों डिवाइड करेंगे. सर्विस पे अगर लग रहा है तो स्टेट का आधा, सेंट्रल का आधा. गुड्स पे लग रहा है तो उसमें भी सेंट्रल का आधा, स्टेट का आधा. ऐसा चलेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट ड्यूअल जीएसटी. ये अपन फॉलो करने वाले हैं. नीचे दिया देखो, इंडिया हैज प्रपोज्ड टू अडॉप्ट कॉन्करेंट ड्यूअल जीएसटी मॉडल. तो वो फिर नेक्स्ट पेज पे दिया कि व्हाट इज कॉन्करेंट और क्यों इसको फॉलो किया है. तो उसमें लिखा है कि स्ट्राइक्स बैलेंस ऑफ फिस्कल ऑटोनॉमी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. दोनों पे दोनों को लगाने का पावर है, तुम तुम्हारा मैं मेरा. बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट लेवी टैक्सेस. क्रॉस सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड. क्रॉस सेट ऑफ यानी सेंट्रल के कंपोनेंट को स्टेट से सेट ऑफ नहीं करेंगे, स्टेट का कंपोनेंट सेंट्रल से नहीं होगा, दोनों अपने अपने सेट ऑफ मेथड चलेंगे. तो मैंने कहा ना ये वन नेशन कुछ नहीं है. वन नेशन तो है अपना, सॉरी, वन टैक्स नहीं है, सब अलग अलग ही है. जो पुराना चल रहा था वही चलेगा. तो नाम का है ये जीएसटी. देन टैक्स ऑन कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सबके ऊपर लगेगा. रट्टा मारने का है, प्रैक्टिकल में कुछ काम करिए. अंडर दिस मॉडल जीएसटी विल बी इम्पोज कॉन्करेंटली बाय द सेंटर एंड स्टेट्स. ठीक है भाई. देन जीएसटी अ क्योर फॉर इल्स ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रेजीम. ये प्लीज पढ़ लेना क्योंकि ये सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं है. देयर विल बी नो क्योर, देयर कैन नेवर बी क्योर इन टैक्स. टैक्सेशन ऐसी बीमारी है जिसमें कोई क्योर कभी हो ही नहीं सकता, at least not in our lifetimes, and for another 10,000 years I don't think so. तो ये एक बार आप पढ़ेंगे, कोई काम का नहीं है. फिर देखो स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी. अब ये प्रैक्टिकल है, ये पढ़ना पड़ेगा. तो स्ट्रक्चर में क्या है, ये पहले भी मैंने आपको समझाया
कि एक है सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी सबसे पहले, सेंट्रल जीएसटी, फिर है स्टेट जीएसटी। तो ये दोनों किस पे लगेंगे? इंट्रा स्टेट सेल, जो इंट्रा स्टेट सेल एक ही स्टेट के अंदर होगा उस पे ये दोनों कॉन्करेंटली लगेंगे। और यूटी जीएसटी है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, यूजीएसटी भी कहते हैं उसको, या यूटी जीएसटी। तो ये दोनों या तो स्टेट लगेगा या यूटी लगेगा, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों एक साथ नहीं लग सकते। यूनियन टेरिटरीज के अंदर यूटी जीएसटी, स्टेट्स के अंदर स्टेट जीएसटी। और यूनियन टेरिटरीज कौन से है वो भी नीचे दिए वैसे, लेकिन यहां देखो दिया है लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेटिव। कुछ यूनियन टेरिटरीज में स्टेट लेजिस्लेटिव्स है तो वहां पे एसजीएसटी लगेगा। तो उसमें दो ही आते हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी। पुडुचेरी आजकल उसका नाम है, पहले पौंडीचेरी कहते थे उसको। तो यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर्स है तो वहां स्टेट जीएसटी लगेगा, एसजीएसटी। और फिर बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं है तो वहां पे यूटी जीएसटी लगेगा। और आईजीएसटी है, आईजीएसटी कहां लगता है? इंटर स्टेट सेल्स, इंटर स्टेट सेल में आईजीएसटी लगेगा। और इंटीग्रेटेड नाम क्यों दिया है वो मैं आपको बता चुका हूं। गुड। फिर नीचे में दिया है देखो वो यूनियन टेरिटरीज, दिल्ली एंड पुडुचेरी जो है तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स होने की वजह से एसजीएसटी लगेगा। और ये देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, कौन सी हवेली है मेरे से मत पूछना, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, मैप में जाके देख लेना, गूगल कर लेना, यहाँ पे यूटी जीएसटी लगेगा क्योंकि वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है। गुड। और ऊपर में तो वो स्मॉल पैराग्राफ कॉम्पोजिशन स्कीम वगैरह भी है, कोई काम का नहीं है। अब यहां पे अपन लेंगे ब्रेक और फिर सेकेंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी से, जिसमें अपन इंडिया का डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, कहां कहां पे जीएसटी एप्लीकेबल है। और फिर उसके बाद सप्लाई जो कि मेन टॉपिक है वो अपन स्टडी करेंगे।